हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग देखने जा रहे हैं अपना लेक्चर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा एक साथ हम कवर करेंगे तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बट इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है ना। प्रॉब्लम काफ़ी अच्छे इस लेक्चर के अंदर है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट हो जाओगे। वैसे भी आप क्रैश कोर्स के बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुके हो फेज़ 2 के, तो इस टाइम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान टेस्ट की प्रैक्टिस पर देना चाहिए और अपनी गलतियों को इम्प्रूव करने के ऊपर देना चाहिए कि जो जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उनको आप इम्प्रूव कर सको। ठीक है ना। सिली मिस्टेक्स को कम से कम करो। तो स्ट्रैटेजी मैं आपको अलग से दूंगा इसके जैसे ही अपना ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर हम लोग स्ट्रैटेजी देखेंगे इसके ऊपर कि किस तरीके से हमें लास्ट में प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। अब इसके अंदर पहले हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मल वाला इफेक्ट, जिसके अंदर टेम्परेचर स्केल वगैरह आ जाएगी। दूसरे नंबर पर हमारा रहेगा थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है ना। तीसरे नंबर पर अपना कैलोरीमेट्री और हीट ट्रांसफर। तो पहले इनकी बेसिक थ्योरी एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। डिटेल थ्योरी आपने फेज 1 में पढ़ी हुई है, वहाँ 2 शॉर्ट में ये लेक्चर कवर्ड है, यहाँ हम लोग 1 शॉर्ट में कवर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर स्केल की। तो टेम्परेचर स्केल या किसी भी थर्मामीटर को डिज़ाइन करने का बेसिक प्रिंसिपल ये होता है, किसी भी टेम्परेचर स्केल के ऊपर जो रेशियो होता है टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट का, किसी भी टेम्परेचर स्केल के लिए कांस्टेंट रहता है। तो मान लो आपको सेंटीग्रेड स्केल के टेम्परेचर को किसी और स्केल से कंपेयर करना है, तो टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड -0 डिवाइडेड बाय 100 -0, ये रेशियो किसी भी स्केल के लिए ले लोगे तो कांस्टेंट बना रहेगा। और आपके सामने ये पूरी की पूरी एक इक्वेशन डिराइव होकर आ जाएगी। रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट ध्यान रखो तो आप हमेशा इसमें दिक्कत में नहीं आओगे। ठीक है ना। तो टेम्परेचर स्केल का बड़ा सिंपल फंडा है, रेशियो को आप इक्वेट कर दो। दूसरी चीज आती है हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन। ये भी बहुत आसान टॉपिक है, इसके अंदर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़्यादातर प्रॉब्लम लीनियर एक्सपेंशन या अपरेंट एक्सपेंशन के ऊपर रहते हैं। लीनियर एक्सपेंशन में अच्छा ये नहीं कि इसमें हम रॉड को हीट कर रहे हैं तो वो कई किलोमीटर लंबी हो गई, तो ऐसा नहीं है, वो थोड़ा बहुत ही एक्सपेंशन इसके अंदर आता है। तो अप्रॉक्सीमेशन का हमारे पास पूरा स्कोप होता है। तो मान लो हम लीनियर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, तो जैसा आप देख रहे हो लीनियर एक्सपेंशन का सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर एक रॉड को हीट किया जाए तो उसकी लेंथ में थोड़ा सा इंक्रीमेंट आ जाएगा, चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ अल्फा डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल होगी। और ये बेसिक सा फॉर्मूला हम लोग लगा करके फाइनल लेंथ की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ अप्लाइड रिजल्ट्स ये आते हैं कि अगर हमारे पास 2 रॉड है, ठीक है ना, इसका मैंने फेज 1 में बताया था, एक बार वापस से फेज 2 में बता देता हूँ। तो अगर हमारे पास 2 रॉड है, जैसे मेरे पास ये 2 पेन है, ठीक है ना, और इनका डिफरेंस इन लेंथ अगर मैं कैलकुलेट करूं, ठीक, और ये बोलूं कि वॉट एवर बी द चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस इन लेंथ इज कांस्टेंट, तो जितना इसका एल अल्फा का प्रोडक्ट होगा उतना इसका एल अल्फा का प्रोडक्ट होगा। L1 अल्फा 1 इक्वल्स टू L2 अल्फा 2। इस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका ये ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है, न्यूमेरिकल भी आ जाता है। अच्छा, सिमिलरली आप देख सकते हो सुपरफिशियल एक्सपेंशन, इसमें एरिया का चेंज आ जाता है, हमारा सेम रिजल्ट रहता है। फिर आ जाता है क्यूबिकल एक्सपेंशन, जिसमें वॉल्यूम का चेंज रहता है। अल्फा बीटा गामा का रिलेशन आइसोट्रोपिक के लिए तो हमारा बड़ा सिंपल सा ही है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा बाई 2 इक्वल्स टू गामा बाई 3। एंड आइसोट्रोपिक के लिए मैंने आपको फेज 1 में बताया हुआ है, तो उस चीज़ को आप फॉलो कर लो। दूसरा, एपरेंट एक्सपेंशन कब बोलते हैं? एपरेंट एक्सपेंशन हम तब बोलते हैं जब लिक्विड के साथ साथ सॉलिड का भी एक्सपेंशन हो। तो इसमें चेंज इन वॉल्यूम, इसको हम बोलते हैं चेंज इन एपरेंट वॉल्यूम, जिसको आप यहाँ देख सकते हो, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू वेसल, गामा आर यानी रियल एक्सपेंशन -3 अल्फा। रियल एक्सपेंशन मतलब लिक्विड का एक्सपेंशन, तो ये लिक्विड के एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है, अल्फा हो गया सॉलिड के एक्सपेंशन का कोफिशिएंट। ठीक है ना। 3 अल्फा डेल्टा टी, तो यहाँ से हमें डेल्टा वी की वैल्यू मिल जाती है। इसमें क्या क्या आ सकता है? इसमें हमारे पास एक तो अपना सिंपल पेंडुलम वाला, ठीक है ना, पेंडुलम क्लॉक वाला, और थर्मल स्ट्रेन जो मैंने आपको पीछे करा दी है, उसके सवाल इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। इनमें से तीनों में से या चारों में से लीनियर एक्सपेंशन में से कुछ एक चीज़ पूछी जा सकती है। तीसरी चीज़, कैलोरीमेट्री में आज मैंने ग्राफ के ऊपर प्रॉब्लम रखा है। मज़ेदार है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अगर अब वैसा प्रॉब्लम एग्जाम में हिट हो गया तो हो सकता है बहुत से बच्चे गलत कराएं, तो उस प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ कवर करेंगे। बाकी तो कैलोरीमेट्री आसान है, मैंने आपको दिया हुआ है रिजल्ट कि अगर स्टेट चेंज नहीं होती तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालने का सिंपल रिजल्ट है सिग्मा MST बाय सिग्मा MS। ग्राफ आप देख रहे हो टेम्परेचर वर्सेस टाइम का, ये सॉलिड स्टेट को, ये मेल्टिंग को, ये हमारा लिक्विड की हीटिंग को, ये बॉइलिंग को, और ये गैस की हीटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना। अगर आप कहीं पर भी पावर निकालना चाहते हो तो हीट बाय टाइम का रेशियो निकाल लो। यहाँ पर हीट MS डेल्टा टी, यहाँ पर ML, यहाँ पर MS डेल्टा टी, या फिर ML या MS डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट उसका यूज़ करना है जैसी स्टेट हो। ठीक है ना। अच्छा, ये फॉर्मूला सिर्फ तब एप्लीकेबल है व्हेन देयर इज नो चेंज ऑफ स्टेट। अगर स्टेट चेंज होती है, जैसे आइस वाटर
और स्टीम आइस, दोनों के सवाल आपको मिलेंगे आज। तो इनके अंदर हमें कंपेयर करते हुए चलना पड़ेगा और पूरा एक चार्ट तैयार करना पड़ेगा, जैसा फेज़ 1 में मैंने आपको सिखाया था सेम वैसे ही फेज़ 2 के अंदर हम लोग देखेंगे। इस पर हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है ना। एक और चीज़ जो इसके अंदर आती है वो है थर्मल कंडक्शन। थर्मल कंडक्शन बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसको आप ऐसे समझो बिल्कुल करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जब भी आपको रॉड मिले आप पकड़ो इसको, रेजिस्टेंस बना दो। वैसे dQ/dt यानी जिस रेट से हीट फ्लो करेगी जिसको हम बोलते हैं थर्मल करंट, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है Ka dt/dx या dθ/dx, जिसको आप dt/dx या dθ/dx को आप बोल सकते हो टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी का हमारे पास जनरल फॉर्मूला आ जाता है। बहुत अच्छा इसको समझना है तो इसको रेजिस्टेंस बना लो। थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला L/Ka होता है। ये भी हम लोगों ने फेज़ 1 के अंदर देखा हुआ है। तो जब भी रॉड मिलेगी, जो भी न्यूमेरिकल मिलेगा, पकड़ेंगे, पहले रेजिस्टेंस बनाएंगे, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले सारे रिजल्ट हम लोग अप्लाई कर लेंगे। दूसरी चीज़ फिर ये आता है रॉड इन सीरीज। सीरीज के लिए आप रेजिस्टेंस बनाओ R1 + R2, तो हमारे पास के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ जाएगा σL/σL/K, न्यूमेरिकल आपको मिलेगा ही। अच्छा, अगर रॉड पैरेलल में लगी हुई है तो 1/R1 + 1/R2 से भी कर सकते हो, या फिर आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला K इक्विवेलेंट = σKa/σA से भी कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट बात, फॉर्मेशन ऑफ आइस एंड पॉन्ड, अब मैंने टेस्ट के अंदर तो कराया ही हुआ है, बट आपको जो यहाँ मिलेगा फॉर्मेशन ऑफ आइस एंड पॉन्ड, वहाँ डिराइव नहीं करना। पता चले वहाँ बैठ के आप एक्सपेरिमेंट करने पे तो लगे नहीं आज तो हम डिराइव करते हैं, तो नहीं कर रहा। तो आइस जब पॉन्ड के अंदर फॉर्म होती है तो कितने टाइम में फॉर्म होती है, x1 से x2, ठीक है ना। मान लो x1 हाइट तक पहले जमी हुई है और हम उसको x2 हाइट तक ले जाना चाहते हैं, तो इसका फॉर्मूला है ρL, रो हो गया डेंसिटी ऑफ आइस, L हो गया लेटेंट हीट, बाय 2K थीटा, ये इंटीग्रेशन के बाद आता है x2² - x1²। इंटीग्रेशन देखना हो तो टेस्ट के अंदर आप देख लेना, मैंने वहाँ किया हुआ है। यहाँ आपको इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें डायरेक्ट प्रॉब्लम मिलेगा इसके ऊपर, ओके। अच्छा, फिर आप देख रहे हो रेडिएशन। रेडिएशन के अंदर 3 चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो पहले जनरल रेडिएशन का प्रिंसिपल कि जो भी हीट होती है 3 पार्ट में जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट होती है, कुछ एब्जॉर्ब होती है, कुछ ट्रांसमिट होती है। तो एनर्जी का सम बराबर करते हैं हम लोग, इनकमिंग बराबर आउटगोइंग करते हुए, तो हमें 3 पावर मिलती है, एब्जॉर्प्टिव, रिफ्लेक्टिव और ट्रांसमिटिव। तीनों पावर का सम 1 के बराबर होता है। ये तो सिंपल कंसेप्ट हो गया। फिर हमारे पास आता है इसके अंदर किरचॉफ लॉ, जो कि बहुत आसान है कि किसी भी जनरल बॉडी की एमिसिव और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर के बराबर होगा। ये भी हम डिटेल में देख चुके हैं। फिर हमारे पास आता है न्यूमेरिकल के लिए मैं बताऊं तो स्टीफेंस लॉ, न्यूटन्स लॉ और वीन्स लॉ। इन 3 लॉ को तो अच्छी तरह प्रिपेयर करके जाओ, तो मैं करा भी दूंगा आज आपको। इस पर न्यूमेरिकल आपको मिलने, मतलब बहुत सारे न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। तो स्टीफेंस लॉ हमें क्या बताता है, बेसिकली स्टीफेंस लॉ आप ये बोल सकते हो हमें इंटेंसिटी ऑफ थर्मल रेडिएशन, यानी एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, जिसको हम इंटेंसिटी ऑफ थर्मल रेडिएशन भी बोल सकते हैं, उसके बारे में बताता है। जनरल फॉर्मूला हो गया E∑A T⁴ - T⁴, और अगर सराउंडिंग नहीं है तो सिर्फ T⁴ रखना है। ये क्विक रिवीजन है, ठीक है ना, सुनना जरूरी है ताकि एक बार सारी चीजें आपकी रिवाइज हो जाए, ओके। फिर अगर हम, ये तो मैंने आपको बता ही दिया किरचॉफ लॉ का क्या सिग्निफिकेंस है। फिर ये छोटी मोटी थ्योरी, एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर, आई थिंक इस लेवल पर आप थ्योरी तो बेसिक जानते हो, उसको पढ़ाने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग आते हैं न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में ये जो आप रिजल्ट देख रहे हो कि जो टेम्परेचर है, ठीक है ना, वैसे तो न्यूटन्स लॉ ये हो गया कि रेट ऑफ कूलिंग यानी dθ/dt is proportional to -θ - θ0, यानी टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। ग्राफ इसका एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होता है। तो टेम्परेचर जो होता है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर अगर हम टेम्परेचर निकालें तो उसकी इक्वेशन आ जाती है θ0 + θi - θ0 e⁻ kT। पर ये तय है, सब भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको याद रखने का तरीका है ΔθF एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग याद रखना है। Δθi, अच्छा ΔθF क्या, इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। Δθi फाइनल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। Δθi इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग टाइम्स e⁻ kT। ये रिजल्ट बस ध्यान रखो, इससे आप कुछ भी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना, और ग्राफ के बारे में आप जो भी जानकारी पूछी गई हो जवाब दे सकते हो। दूसरा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एवरेज टेम्परेचर टेक्निक। प्रिसाइसली ऐसे लिखते हैं Δθ/ΔT। Δθ हो गया चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन टाइम ΔT इक्वल्स टू -K टाइम्स थीटा एवरेज, दिस इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी जिसका वैल्यू θ1 + θ2/2 है, -θ0 ये सराउंडिंग का टेम्परेचर हो गया, ठीक है ना। तो इस रिजल्ट से हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन्स लॉ के ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स को सिंप्लीफाई करते हैं। फिर इसके बाद आप देख रहे हो हमारे पास आता है वीन्स लॉ। वीन्स लॉ क्या बताता है कि
अगर किसी बॉडी को हीट करके छोड़ें तो लैम्डा एम टी का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट को बोलते हैं मीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। वैल्यू इसकी 2.88 इंटू 889 दे रखा है, 88 लेते हुए चल लेते हैं। 88 इंटू 10⁻³ और बहुत आसान लेनी है तो 3 ले डालो, ठीक है ना, कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगी। ग्राफ देखोगे तो लैम्डा एम वर्सेस टी का तो ग्राफ ऐसा मिलेगा, ठीक है ना। लैम्डा एम क्या चीज़ है, लैम्डा एम है तो अगर हम ब्लैक बॉडी की एनर्जी या स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का ग्राफ प्लॉट करें तो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर टी तो इस तरीके का आएगा। तो लैम्डा एम वो वेवलेंथ है जहां इंटेंसिटी ऑफ थर्मल रेडिएशन आप देख रहे हो मैक्सिमम है, ठीक है ना। एनर्जी मैक्सिमम नहीं है, इंटेंसिटी ऑफ थर्मल रेडिएशन मैक्सिमम है। तो लैम्डा एम वो वेवलेंथ है जिस पे इंटेंसिटी ऑफ थर्मल रेडिएशन मैक्सिमम है। इस पे मैंने एक जोरदार क्वेश्चन रखा है, ओरिजिनली आईआईटी का है। जनरली हर बच्चा डाउट के अंदर उस प्रॉब्लम को पूछता है, तो मैं सोच रहा हूँ इस बार आपको उसको करा देता हूँ ताकि एग्जाम में डाउट मिट जाए। ओके, फिर आप देख रहे हो हमारे पास आता है सोलर कांस्टेंट। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला, सोलर कांस्टेंट क्या बताता है कि कितनी सन से निकली हुई एनर्जी अर्थ के द्वारा रिसीव हो रही है। तो सिंपल फॉर्मूला चाहिए तो आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है ना। या पावर डिवाइडेड बाय अपना एरिया जो चारों तरफ सन एमिट कर रहा है, इनटू में अर्थ का आप सर्कुलर फेस का एरिया कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा अर्थ कितनी एनर्जी उसमें से रिसीव कर रही है। तो इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन के बारे में हमें सोलर कांस्टेंट बताता है, ठीक। अब हम लोग आ जाते हैं प्रॉब्लम के सेक्शन पर। तो जो पहला प्रॉब्लम देख रहे हो ये आपका आइस वाटर सिस्टम का प्रॉब्लम है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए 1 मिनट का टाइम रहेगा, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम के लिए वही आधा मिनट से 45 सेकंड। अब इस फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए आप 1 मिनट का टाइम ले लो, करो स्टार्ट। इसमें कॉलम बना के करना है, एक तरफ आइस रखना है फिर एक तरफ वाटर, तब कंपेयर करते हुए चलो, ठीक है ना। मैं 50 सेकंड पे इसको रोक दूंगा। ठीक है, अब आप इसका सॉल्यूशन देखो, मेरे ख्याल से आ गया है बहुत से बच्चों का। और इस तरीके का मतलब आइस वाटर हो गया, स्टीम आइस हो गया, ठीक। ये प्रॉब्लम तो ऐसे प्रॉब्लम है किसी को भी छोड़ के कभी नहीं जाने चाहिए एग्जाम के अंदर। देखो, एक तरफ आइस ले लो और एक तरफ वाटर ले लो और कंपैरिजन स्टार्ट करो। आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर तक लाओ, वाटर को भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाओ। पहले डाटा क्या दे रखा है, 50 ग्राम आइस का दे रखा है, ठीक है। और इस 50 ग्राम आइस का लेटेंट हीट वैसे भी हमें पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे रखा है। तो हम 50 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट कर देते हैं वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड में। देखें इसमें कितनी एनर्जी हमारे पास रिक्वायर्ड है। तो डेल्टा क्यू इन दिस प्रोसेस हमारे पास आ गया ml। m की वैल्यू हो गई 50 और l की वैल्यू हो गई हमारे पास 80। रिजल्ट आ गया हमारे पास 4000 कैलोरी, ठीक है। अब हमें ये पता है कि यहाँ पर ये वाटर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा, दूसरी तरफ हमने 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर इसके ऊपर ड्रॉप कर दिया। हमें फाइनल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम पता करना है, तो पहले इधर से हम वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाते हैं। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाते हैं। डेल्टा क्यू का फॉर्मूला ms डेल्टा टी, ठीक है ना। फिर हम कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे कि एनर्जी कहाँ कम पड़ रही है, कहाँ ज़्यादा है। मास ऑफ वाटर इज ऑल्सो 50 ग्राम, स्पेसिफिक 1 हो गया, डेल्टा टी 20 हो गया, आंसर 1000 आ गया। अब मतलब समझो, मतलब ये निकला कि अगर हम वाटर को यहाँ से यहाँ लाएं तो हमें 1000 कैलोरी की एनर्जी मिलेगी। क्या वो 1000 कैलोरी की एनर्जी इस 50 ग्राम आइस को पूरी मेल्ट कराने में कैपेबल है? नहीं है, क्योंकि आपके पास 1000 है, खर्चा सामने 4000 का है, तो पूरा तो आइस मेल्ट नहीं होगा। तो होगा क्या, इस 1000 कैलोरी से कुछ अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट होगा। कितना, खैर पूछा नहीं गया, बट एग्जाम में तो पूछा जा सकता है ना। तो 1000 कैलोरी इज इनसफिशिएंट टू मेल्ट आइस कंप्लीटली। तो हाउ मच अमाउंट ऑफ आइस विल बी मेल्टेड बाय दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये निकालना हो तो जो एनर्जी है उसको m' के बराबर डाल दो। l की वैल्यू 80 हो गई, तो m' की वैल्यू आ गई 100/8, ठीक है ना। इतना ग्राम आइस होगी वो मेल्ट होगी। अब इतना ग्राम आइस मेल्ट होगी तो बाकी क्या बचेगा, वाटर बचेगा। तो ये तो हो गई, सॉरी, इतना आइस मेल्ट होगा, तो ये हो गया वाटर फॉर्म्ड आफ्टर मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है ना। तो कितना आइस बचा, तो आइस जो बचा वो बचा हमारे पास 50 में से आप इतना माइनस कर दो। और मेरे ख्याल से इसको हम लिख ही लेते हैं ना। ये हो गया हमारा, कितना हो गया, 50/4, 25/2, 12.5 ग्राम, ठीक है ना। तो 12.5 ग्राम वाटर यहाँ से फॉर्म होगा।
और कितना आइस बचा रहेगा, तो 50 माइनस 12.5, तो इतना आइस हमारे पास बचा रहेगा, इतना आइस वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर अगर पूछा तो वो आ गया पहले से प्रेजेंट वाटर प्लस इतना आइस से मिला हुआ वाटर। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर सारा पहुंच चुका है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कंप्लीट प्रॉब्लम हुआ। इसका सिर्फ छोटा सा पार्ट टेम्परेचर वाला इसने पूछा था, तो ये ऑप्शन तो हमें इसके लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, बट ये सब बताना मेरा काम था, वरना फिर आप कहते सर आपने बताया नहीं। तो सर ने तो बताया है, ठीक है ना, आपको ध्यान से समझना है ताकि एग्जाम में आने पर गड़बड़ ना हो। अब चलते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, आपको 45 सेकंड तक का टाइम है। तो मैं इसको रोक रहा हूं। देखो अब ये बोल रहा है मास m एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s, टेम्परेचर 2T दे रखा है। इस लिक्विड को मिक्स किया गया दूसरे लिक्विड के साथ जिसकी थर्मल कैपेसिटी 1.5 टाइम्स है। थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसका ms का प्रोडक्ट इसके ms के प्रोडक्ट का 1.5 टाइम्स है, ठीक है ना। तो जहां ms के रिप्लेसमेंट की बात आएगी वहां 1.5 लगा देंगे। टेम्परेचर कितना दे रखा है T/3 और हमें पता करना है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो चला दो भाई अपना ब्रह्मास्त्र, सिग्मा MST बाय सिग्मा MS। अच्छा एग्जाम में ये पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, मन में सोच लो, ठीक है ना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो इसका MST हो गया MS इंटू 2T। ओके, इसका MS हो गया 1.5 टाइम्स MS और टेम्परेचर हमारे पास आ गया कितना दे रखा है T/3, ठीक है, डिवाइडेड बाय सिग्मा MS। तो ये MS प्लस 1.5 MS। अब इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, तो ये बन गया 2 MST, ठीक है, ये यहां से कटा इधर 2 आ गया यानी 0.5 MST। तो मैं सीधे लिख रहा हूं 2.5 MST। नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास ऑलरेडी 2.5 MS आ गया, तो बहुत ही आसान हो गया कैलकुलेशन। हमारे पास बचा हमारे पास T, तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर T के बराबर आ रहा है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, आई थिंक सबका आ जाना चाहिए। चलते हैं आगे। ओके, ये आपका स्टीम आइस का प्रॉब्लम आ गया, अटेम्प्ट करो, 1 मिनट का टाइम है। वैसे ही कॉलम बना करके करना है आपको इसमें भी। तो आई थिंक मैं रोक दूं, इतनी देर बहुत होती है। 1 मिनट का मतलब 50 सेकंड ही देना है स्टूडेंट को, पूरा 1 मिनट तो देना नहीं है, ठीक है। तो आज इसको अटेम्प्ट करते हैं। 1 ग्राम ऑफ स्टीम इज मिक्सड विद 1 ग्राम आइस। तो इधर 1 ग्राम आइस है हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और इधर 1 ग्राम स्टीम है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्या पता करना है, कह रहा है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर बता दो अगर इन दोनों को मिक्स करें। करेंगे कैसे, पहले हम आइस को वाटर में लाएंगे, इतनी एनर्जी पहले पता करो, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है इसमें। तो फॉर्मूला ml, m की वैल्यू 1 हो गई, l आप जानते हो 80 हो गया, तो आंसर 80 कैलोरी। अब इधर आ जाओ, यहां पर आप 1 ग्राम स्टीम को, ठीक है ना, यहां से हीट मिलेगी और वो हीट यहां पर देनी होगी। पहले देखिए यहां पर मिल कितना रहा है, तो 1 ग्राम स्टीम को आप कंडेंस कराओ 1 ग्राम वाटर में एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फॉर्मूला लगाएं यहां पर ml,
m हो गया 1, लेटेंट हीट स्टीम की 540, तो आंसर आ गया 540 कैलोरी। लो अब आपके पास 540 रुपये पहले से हैं, खर्चा 80 रुपये का है, ठीक है ना। तो क्या आप बैंक अकाउंट से और पैसे निकालोगे क्या? कोई पागल ही होगा। 540 रुपये जेब में पड़े हुए हैं, 80 रुपये का सामने खर्चा, फिर भी और पैसे जेब में डाल कर लेते, पैसे रखने का शौक नहीं है, ठीक है ना। तो 540 रुपये में से इतने आराम से दिए जा सकते हैं, मतलब हमें इधर इसको और ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से अभी खर्चा यानी यहाँ से एनर्जी अभी हम इधर दे सकते हैं। तो सेकंड स्टेप पर आते हैं। अब हम देखें वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाते हैं। अब क्या होगा, इससे दोनों सेम जगह पर आ जाएंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। फिर देखेंगे कहाँ अमाउंट कम कहाँ ज़्यादा है। पहले इतना मैं कर लूँ, फॉर्मूला MS डेल्टा टी, M1 S1 डेल्टा टी 100, तो टोटल हो गया 100 कैलोरी। तो अब सोचो पूरा आइस मेल्ट कराने के लिए सिर्फ 80 कैलोरी चाहिए और बॉइलिंग पॉइंट तक लाने के लिए 100 कैलोरी चाहिए। कुल मिला के जमा भी कर लो तो 180 कैलोरी की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। इधर तो बहुत अमीर है यार, 540 रुपये पड़े हुए हैं, खर्चा सिर्फ 180 का है। इसका मतलब हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो यहाँ से आइस को वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ला सकती है। अब हमारे हिसाब से जो इक्विलिब्रियम, हमारे हिसाब से ये फाइनल इक्विलिब्रियम है या नहीं वो जस्टिफाई करेंगे। हमारे हिसाब से जो इक्विलिब्रियम पहुंचा है उस इक्विलिब्रियम में हमारे पास वाटर है, ठीक है। कितना? 1 ग्राम इधर से कंडेंस कराया हुआ और 1 ग्राम इधर से लाया हुआ, यानी 2 ग्राम एट 0 डिग्री एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है। ये पूरी कहानी मतलब आपकी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, पता होना चाहिए कहाँ कैसे करके हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। अभी हमारे पास एनर्जी बची हुई है, कितनी एनर्जी बची हुई है? तो 540 में से 180 कर दो माइनस, तो ये हो गया हमारे पास 14 8 6, और इधर आ गया 540 में से हम कर रहे हैं माइनस 180, तो आई थिंक यहाँ पर बचेगा हमारे पास 360 कैलोरी की एनर्जी अभी भी बची हुई है। तो इसको क्या जेब में डाल के थोड़ा ना ले जाएंगे, सारी एनर्जी खर्च करके आनी है। तो ये 360 कैलोरी की एनर्जी 2 ग्राम वाटर में से कुछ पोर्शन ऑफ वाटर को वापस से स्टीम में रख देगी। कितना पोर्शन अगर निकालना हो तो ml के बराबर डाल दो, तो 360 बराबर m-l कर दो, l की वैल्यू 540 पुट कर दो, तो यहां से पता चलेगा कितना अमाउंट वाटर का स्टीम के अंदर फाइनली बचा रहेगा, ठीक है ना। कर देता हूं मैं, हालांकि पूछा नहीं है। तो 360 m' इंटू 540, तो यहां से m' की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये 18 से कट जाएगा और इधर बचेगा 2/3 ग्राम, तो इतना ग्राम हमें स्टीम मिल गया। और कितना वाटर मिला, अब ये फाइनल इक्विलिब्रियम में लिख रहा हूं, तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ फाइनल इक्विलिब्रियम। सारी एनर्जी हमने खत्म कर दी जितनी ली थी, ठीक है ना। तो क्योंकि कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल ही है, जितनी हीट एनर्जी लोगे उतनी हीट एनर्जी देनी चाहिए, जेब में डाल के थोड़ा ना लाओगे आप, ठीक है ना। तो फाइनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये है कि हमें फाइनल इक्विलिब्रियम में स्टीम मिल रही है 2/3 ग्राम, साथ में वाटर मिल रहा है 2 - 2/3 ग्राम, वो आप माइनस कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। और टेम्परेचर इस पूरे सिस्टम का मिल रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सोचो, मैंने तो आपको पूरा डिटेल में पूरा प्रॉब्लम मतलब ऑपरेट करके दिखा दिया कि कहाँ कैसे करके किस तरीके से आपको चलना होता है, ठीक है ना। खैर इसमें इसने टेम्परेचर पूछा है तो ऑप्शन हमारा 3rd करेक्ट हो गया। तो मेरे ख्याल से आप वापस से रिवाइज हो गया। आइस वाटर में गलती आपकी होनी नहीं चाहिए, स्टीम आइस में अब नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलते हैं आगे। ओके, अब ये आप प्रॉब्लम अटेम्प्ट करो और इसके लिए आपको दिए मैंने 45 से 50 सेकंड। तो मैं इसको अब रोक रहा हूँ। देखो ये कंपैरेटिवली आसान प्रॉब्लम था क्योंकि इसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि कहाँ से चल के क्या करना है। ये बोल रहा है देयर इज नो हीट लॉसेस, यानी कोई लॉसेस सराउंडिंग में नहीं हो रहे हैं। हीट रिलीज बाय कंडेंसेशन ऑफ x ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टीम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से x ग्राम स्टीम है वो ला रहा है, सॉरी 100 डिग्री सेंटीग्रेड था से वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है ना। यहाँ कंडेंसेशन से जो एनर्जी मिल रही है पहले वो ले लो, तो वो हो गया ml, m की वैल्यू हो गई x, लेटेंट हीट हमारे पास होगी 540,
ओके, इतने कैलोरी की एनर्जी हमें यहाँ कंडेंसेशन से मिल रही है। दिस इज यूज टू कन्वर्ट वाई ग्राम ऑफ आइस, तो वाई ग्राम हमारे पास आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसको ले जाना है वाटर एट कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो दो पार्ट में जाएगा, पहले तो आइस वाटर के अंदर मेल्ट होएगा पूरा, और फिर वाटर जाकर के 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड में जाएगा। तो यहाँ पर जो एनर्जी हमें चाहिए, पहले मेल्टिंग वाली एनर्जी, तो y इंटू एल यानी y इंटू 80 प्लस एम एस डेल्टा टी, एम हो गया y, s हो गया 1, डेल्टा टी की वैल्यू हो गई 100। तो ये एनर्जी इसके अंदर पूरी तरह कन्वर्ट हो रही है। तो बताओ y और x का रेशियो कितना है, तो इक्वेट कर, तो जैसा बोल रहा है, तो यहाँ हो गया 180y, बिल्कुल लास्ट सवाल जैसा ही हो गया, 540x, यहाँ से y बाई x का वैल्यू हमारे पास आ गया 3:1। ऑप्शन ढूंढ लो, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर मेरे ख्याल से ऐसे प्रॉब्लम आपको जरूर आने चाहिए, अटकना नहीं चाहिए आपको इसमें। लो, ये बड़ा अच्छा सवाल है, सवाल का अटेम्प्ट करना ज़्यादा तो नहीं, 45 सेकंड से 1 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, करो। तो मैं इसको रोक दूँ, इतनी देर में आपका आ जाना चाहिए, ठीक है। अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका आंसर मेरे ख्याल से 1125 आया होगा, वो यहाँ 1175 समथिंग इस टाइप के आसपास आया होगा, ये नहीं मिल रहा होगा, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत से बच्चे होंगे, और अब आप में से बहुत से ऐसे यार हमारा तो ये आया ही नहीं, आंसर लाना कैसे पहले ये तो बताओ। तो चलो इस पर भी काम करते हैं। तो ये बोल रहा है कि टेम्परेचर टाइम ग्राफ है, 50 ग्राम वैक्स है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.6। अब देखो ये ग्राम में है, ये किलो कैलोरी किलोग्राम में चल रहा है, तो बेहतर है कैलोरी पर ग्राम में कर लो, दोनों के किलो किलो हटा दो, तो ये बन जाएगा 0.6 बिना कुछ कन्वर्जन के, ठीक है ना, 0.6 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये भी चीज़ हम लोगों ने पीछे फेज 1 में देखी थी। एंड हीट it till it boils. The graph between temperature time is as follows. Heat supplied to wax per minute and boiling point are respectively. तो देखो तरीका देखो, बॉइलिंग पॉइंट तो किसी को साफ पता चल जाएगा। यहाँ पर वैक्स सॉलिड स्टेट में, ये यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, यहाँ लिक्विड फॉर्म में आ गया, यहाँ ये अपना वेपराइज हो रहा है, यहाँ गैसेस स्टेट में आ गया है, तो सारे जानते हो। तो वो पूछ रहा है बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट तो साफ पता है 200। उस बेसिस पर दो ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो। अब हेड और टेल करके भी आप इसमें आंसर निकाल सकते हो कौन सा आंसर ठीक है, बट हम पूरा करेक्टली निकालेंगे। तो हीट सप्लाइड पर मिनट यानी डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी टू वैक्स। अब वैक्स के लिए हीट सप्लाइड पर मिनट का फॉर्मूला हो गया एम एस डेल्टा टी, ये हो गया चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। देखो एम एस में तो कोई लफड़ा है नहीं, मास आपको वैक्स का दे रखा है 50 ग्राम, स्पेसिफिक हीट मैंने बताई दिया 0.6 ले लो। इस चीज का बड़ा लफड़ा है डेल्टा टी बाय डेल्टा टी, ये कहाँ से निकालेंगे, ये निकलेगा स्लोप से, ठीक है ना। अब कहाँ से स्लोप ले लेंगे, ये रहा हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम यहाँ से स्लोप ले लेते हैं। तो ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने यहाँ से स्लोप ले लिया, बहुत सारे होंगे। तो यहाँ से स्लोप लेंगे तो परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास 150, बेस हमारे पास हो गया 4, तो 150/4 किया आपने और आपने आंसर निकाला, तो वही 1125 या 1175 के समथिंग आंसर आएगा। फिर गोल गोल घूमते रह जाओ, मिलेगा ही नहीं, ठीक। तो थोड़ा सा दिमाग खुला रखना है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना, वरना बाद में कहोगे आपने बताया नहीं। तो मैं फिर बोल रहा हूँ मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। वैक्स पर मिनट पूछ रहा है, ये लिक्विड है भैया, वैक्स यहाँ पर है सॉलिड फॉर्म में, तो स्लोप इधर का नहीं और इधर का स्लोप अलग अलग है। मजे की बात तो यही है। तो यहाँ और ये क्वेश्चन पढ़ते वक्त पूरी आंखें खुली होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये डेल्टा टी बाय डेल्टा टी हुआ, यहाँ से देखो डेल्टा टी की वैल्यू 50 और स्मॉल डेल्टा टी की वैल्यू 1, यानी स्लोप हो गया 50/1। वहाँ कितना आ रहा था 150 डिवाइडेड बाय 4 नहीं आ रहा था सेम, इसलिए गड़बड़ हो जाती है इस सवाल में। इसलिए मैंने बोला ये सवाल बिल्कुल आंखें खुली रख के करने वाला सवाल है। तो पुट करो अब, तो डेल्टा टी बाय डेल्टा टी हो गया 50/1। अब ये हमारा आंसर आ रहा है कैलोरी पर मिनट। सिंप्लीफाई कर लो, ये आपको मिल जाएगा 1500।
कैलोरी पर मिनट, और बॉइलिंग पॉइंट मैंने बता ही दिया 200 हो गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट। तो आई थिंक समझ आ गया होगा, थोड़ा केयरफुल रहना होता है, कई बार हम जोश जोश में सवाल कर जाते हैं, फिर वहाँ हमें ऑप्शन नहीं मिलता, फिर हम कहते हैं यार यहाँ तो सवाल ही गलत है, या फिर हम उसको 10 घंटे ढूंढते रहते हैं पर पता ही नहीं चलती चीज़ें। तो ये सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। नेक्स्ट, ये तो बच्चों का खेल है, 30 सेकेंड सिर्फ सुनो और जवाब दो। तो इसमें तो 30 सेकंड भी देना पाप है, ठीक है ना, मैं तो रोक ही दे रहा हूँ, सबको बता ही दिया मैंने। डिफरेंस इन लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट, सीधे एल अल्फा का प्रोडक्ट दोनों साइड का बराबर, यानी L1 अल्फा 1 इक्वल्स टू L2 अल्फा 2। तो बेसिक कंसेप्चुअल हो गया, इसमें तो ज़्यादा टाइम देना ही बेकार है। हाँ, अब ये टाइम लो और इसको अटैम्प्ट करो, इसको अटैम्प्ट करो आप। ये सवाल आपका ठीक है, करो। मैं इसमें दे रहा हूँ 45 सेकेंड। तो आई थिंक इतनी देर बहुत है, रोक देते हैं इसको। ये बोल रहा है यूनिफॉर्म मेटल रॉड इज यूज्ड एज अ बार पेंडुलम इफ द रूम टेम्परेचर राइजेस बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ मेटल रॉड इज इतना, देन द पीरियड ऑफ पेंडुलम विल हैव अ परसेंटेज इंक्रीज ऑफ। तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला लिखो, 2 पाई अंडर रूट L/G, एरर लगा दो, डेल्टा T/D इक्वल्स टू हाफ डेल्टा L/L। डेल्टा L को लीनियर एक्सपेंशन से पुट कर दो, L अल्फा डेल्टा T, तो ये आ जाएगा हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं राइज और फॉल इन टेम्परेचर, या फिर बोलो फ्रैक्शनल चेंज इन टेम्परेचर, जो मर्जी चाहिए नाम दे लो। हमें क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज निकालना है। ठीक है भाई, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 100, बस अब वैल्यू डालो। तो हाफ अल्फा हो गया, हमें दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर -6, डेल्टा थीटा हमारे पास हो गया 10, और साथ में एक 10 और आ गया, तो रिजल्ट आ गया 10 की पावर -3% से टाइम जो होगा वो इंक्रीज करेगा। ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। ये आपका पेंडुलम क्लॉक का प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम है, करो, इसमें कंसेप्ट आना चाहिए। 45 सेकंड का टाइम है। तो मैं इसको रोक रहा हूँ, क्या हुआ, नहीं आया बहुत से बच्चों को, तो कंसेप्ट सीखो। देखो, पेंडुलम क्लॉक का कंसेप्ट ये होता है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने से पेंडुलम की लेंथ बढ़ती है, पेंडुलम का टाइम बढ़ता है, पेंडुलम के साथ जो होगा क्लॉक के साथ उल्टा होगा। तो पेंडुलम का टाइम बढ़ गया तो क्लॉक जो होगी हमारी स्लो हो जाएगी, पेंडुलम का टाइम कम हो गया तो क्लॉक जो होगी वो फास्ट हो जाएगी। ये सिंपल प्रोसीजर रहता है। लेंथ कब बढ़ेगी, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्लॉक स्लो हो जाएगी, टेम्परेचर कम होने के साथ क्लॉक फास्ट हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। तो देखो, ये कह रहा है क्लॉक जो है 5 सेकंड फास्ट हो गई, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्लॉक स्लो हो जाएगी। तो फास्ट हुई है तो इसका मतलब टेम्परेचर कम हुआ होगा। किससे कम, कैलिब्रेशन टेम्परेचर से। तो वही पूछ रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर डज इट गिव करेक्ट टाइम। इस टेम्परेचर को बोलते हैं कैलिब्रेशन टेम्परेचर। तो सॉल्यूशन पर आते हैं। तो कितने सेकंड से, अच्छा, फ्रैक्शनल चेंज हमारे पास फॉर्मूला हो गया जो अभी हमने डिराइव भी किया था पिछले सवाल में, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। तो डेल्टा टी की वैल्यू 5 सेकंड है। कैपिटल टी आप 24 आवर्स ले सकते हो, पर नहीं दिया, हम टी ले लेते हैं, हाफ अल्फा
डेल्टा थीटा। अब ध्यान से सुनो, तो टेम्परेचर क्या किया, कम किया, किससे कम किया, कैलिब्रेशन से कम किया। तो ये जो देख रहे हो ना 15 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज लेस देन कैलिब्रेशन टेम्परेचर, तो डेल्टा थीटा हो गया थीटा नॉट माइनस 15। ये इक्वेशन बनाने का तरीका हुआ। अब आगे बढ़ो, एंड 10 सेकंड स्लो एट अ टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब 10 सेकंड स्लो हो गई। स्लो कब होगी, तो स्लो तब होगी, एक बार पूरा प्रोसेस बनाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा, ठीक है ना, और क्लॉक स्लो हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्लॉक स्लो होगी, यानी ये टेम्परेचर ग्रेटर दैन कैलिब्रेशन टेम्परेचर होगा। कितने से स्लो हुई, 10 सेकंड। तो 10 डेल्टा टी की जगह आ गया बाई टी हाफ अल्फा 30 माइनस थीटा नॉट। दिस इज आर सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना चाहिए, दोनों को डिवाइड मारो। तो डिवाइड करते ही सारा का सारा कॉमन डाटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 इधर बचेगा, थीटा नॉट माइनस 15 इधर बचा, और 30 माइनस थीटा नॉट इधर बचा। दाएं बाएं ले जाओ तो 30 माइनस थीटा नॉट 2 थीटा नॉट माइनस 30, ओके, 60 इक्वल्स टू 3 थीटा नॉट, और थीटा नॉट की वैल्यू हमारे पास आ गई 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ कैलिब्रेशन टेम्परेचर, यानी वो टेम्परेचर जहां क्लॉक करेक्ट टाइम शो कर रही है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन हमारा पी करेक्ट हो गया। ध्यान रखना है भाई, ये कंसेप्ट, ये पता चले भूल गए तो फिर वहां जाकर के ध्यान नहीं आता, वहां कंफ्यूजन फैलता है। तो ये कंसेप्ट आपको आने चाहिए। लेक्चर में तो मैंने सिखाई रखे हैं, फेज 1 में भी बताया था आपको, अब इसकी प्रैक्टिस भी हमारी हो गई। चलते हैं आगे। ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, इस जैसा प्रॉब्लम भी आपके में आया हुआ है, करो अटेम्प्ट, 45 सेकंड का टाइम है। तो मैं इसको रोक रहा हूं। देखो कैसे निकालते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोफिशिएंट, इस तरीके की इक्वेशन गिवन हो तो तरीका सीखो। तो पहले लगाया डेल्टा वी इक्वल्स टू वी गामा डेल्टा टी, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लो। तो गामा की वैल्यू आ जाएगी 1/v dv/dt, सही है। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोफिशिएंट निकालना है तो पहले dv/dt लाना पड़ेगा। वो कहाँ से आएगा, pt से तो नहीं आएगा, pv की सॉरी टेम्परेचर वॉल्यूम की इक्वेशन से आएगा। तो आपको दे रखी है प्रेशर टेम्परेचर की इक्वेशन, तो आप इसे टेम्परेचर वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लो। PV इक्वल्स टू nRT में P की वैल्यू डाल दो जो कि हो गया nRT/v, पुट कर दो P की जगह। तो यहाँ मिला nRT, तो T3/v इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो पता चला V प्रोपोर्शनल टू T3, सिंपल लिख लेते हैं KT3। यहाँ से dv/dt, ये सवाल ध्यान रखना, ठीक है ना, मेथड ध्यान रखना, क्योंकि वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोफिशिएंट आपके एग्जाम के लिए, साल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आ सकता है आपके एग्जाम में। तो dv/dt का वैल्यू हमारे पास हो गया 3kT², ओके। अब गामा निकालते हैं, तो 1/v, v की वैल्यू हो गई KT3 टाइम्स dv/dt, तो 3kT², रिजल्ट इज 3/t। ऑप्शन चेक कर लो, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो गया। तो ध्यान रखना है वॉल्यूम एक्सपेंशन के कोफिशिएंट के लिए Vt की इक्वेशन चाहिए, बाकी कोई भी इक्वेशन देगा एग्जामिनर कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम अपना कंडक्शन वाले एग्जांपल पर। ही तो आप जानते हो अपना कॉमन प्रॉब्लम है। अटेम्प्ट करो, 45 सेकंड का टाइम है। तो मैं इसको रोक रहा हूँ, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। देखो ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे वो रघुकुल रीति सदा चली आई है ना, वैसे ये प्रॉब्लम भी सदा ही चला आया है। इसका भी मतलब साथ कभी नहीं छूटा, तो मेरा इसका साथ भी बहुत पुराना है। तो हर बार मैं इसको कराता हूँ, हर बार स्टूडेंट इसको करते हैं, और बहुत बार एग्जाम में सीधे फंस चुका है। तो एक बार और कर लेते हैं, क्या जा रहा है, ये बोल रहा है 3 आइडेंटिकल रॉड मेड अप ऑफ सेम मटेरियल हैविंग सेम क्रॉस सेक्शन
ठीक है ना। तो इनका थर्मल रेजिस्टेंस तीनों का सेम हो गया, हमने सीधे फटाक से इसको R लिखा। हमें पता करना है इंटरमीडिएट जंक्शन का टेम्परेचर, और आप जानते हो इसमें अपना एक ही तरीका है, सिग्मा थीटा बाई आर बाई सिग्मा 1/r। इसके अलावा हम और कुछ नहीं लगाते, अपना पुराना पेटेंटेड मिलीमैन थ्योरम। तो सिग्मा थीटा बाई आर, तो ये बन गया 0, इधर बन गया 90/r, नेक्स्ट इज ऑल्सो 90/r डिवाइडेड बाई 1/r 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 3/r। तो रिजल्ट इज 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी करेक्ट। चलते आगे। नेक्स्ट आप देख रहे हो फिर से थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ टू रॉड का प्रॉब्लम है। इसके लिए भी मैं आपको 45 सेकंड दे रहा हूं, तो आपका टाइम अब स्टार्ट होता है। तो 45 सेकंड में इसको करो, वैसे ये 30 से 45 के बीच में हो जाना चाहिए, कंप्लीट करो। तो मैं इसको यहाँ पे रोक रहा हूँ। देखो सिंपल प्रॉब्लम है, ये बोल रहा है रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ टू रॉड्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल इज 5:4। तो थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो में दे रखा है 5:4। द टू रॉड्स हैव सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड सेम थर्मल रेजिस्टेंस। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का बराबर है, थर्मल रेजिस्टेंस दोनों का बराबर है। ओके, हमें क्या करना है, हमें लेंथ का रेशियो निकालना है। तो R1 इक्वल्स टू R2 में फॉर्मूला डाल दो, तो L1/K1A इक्वल्स टू L2/K2A। मेरे ख्याल से आप सबने कर लिया होगा और इसमें टाइम पास करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से मेरे पास K1/K2 का रेशियो L1/L2 के बराबर आ गया, और जो हमें क्वेश्चन चाहिए था L1/L2 उसका आंसर हो गया K1/K2, दैट मीन्स 5/4। ऑप्शन आप देख लो, डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। हाँ ये देखो अच्छा कंसेप्चुअल है, इसमें आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड। करो अटेम्प्ट। मतलब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थर्मल कंडक्टिविटी का बेस्ट प्रॉब्लम है। मैं रोक रहा हूँ उसको। देखो जिन बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर डाउट है, पहले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर डाउट है, क्लियर कर लो। ये यहाँ भी रहेगा नहीं तो डाउट, और नहीं तो फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी रहेगा। तो प्रॉब्लम का कंसेप्ट ये है, देखो ये स्टेडी स्टेट में बोल रहा है कि ए बी और सी डी ये दो पोर्शन हमने कट किए हैं, इन दोनों की लेंथ सेम है। तो बता दो ए बी और सी डी में से जो रहेगा टेम्परेचर डिफरेंस किसका ज़्यादा किसका कम, जो भी होगा वो हम ढूंढ लेंगे। फिलहाल स्टडी स्टेट का कंसेप्ट ये है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी यानी डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी कांस्टेंट रहता है पूरे जो हमारा रॉड होता है उसके थ्रू, चाहे कैसा भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्यों ना हो, मतलब करंट सेम रहता है। तो चाहे वेरिएबल एरिया हो चाहे यूनिफॉर्म एरिया हो, करंट जो रहेगा वो सेम रहेगा, क्योंकि वो डेल्टा वी बाय टोटल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी का रेशियो, इसका फॉर्मूला हो गया के ए डेल्टा थीटा बाई एल। अब चेक करो थर्मल कंडक्टिविटी तो पूरे रॉड की एक ही है और ये पूरा कांस्टेंट रहना है। लेंथ दोनों सेगमेंट की एक है, तो यहां से मिला ए डेल्टा थीटा का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट रहेगा। सही है, कंसेप्ट आ गया। तो डेल्टा थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए रहेगा। तो अब जहां का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा रहेगा वहां का टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा, और जहां का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा वहां का टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा। तो चेक करो ए बी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, सी डी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, तो डेल्टा थीटा ए बी का, ठीक है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो डेल्टा थीटा ए बी का कम होगा और डेल्टा थीटा सी डी का ज्यादा होगा। तो ये हमारा फुल एंड फाइनल रिजल्ट रहा। तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट समझ आ गया होगा। कंसेप्ट को ध्यान रखना है आपको इसको, क्योंकि इसका एप्लीकेशन एग्जाम में आ सकता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज लेस देन, अब मैं इसमें देखूं ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है ना। चलते आगे। नेक्स्ट आपका फॉर्मेशन ऑफ आइस इन लेक का है और 45 सेकंड का मैंने इसमें टाइम दिया आपको।
तो मैं इसको रोक रहा हूँ। देखो फॉर्मेशन ऑफ आइस इन लेक, पहले फॉर्मूला ध्यान रखो। तो फॉर्मूला मैंने आपको दिया ही था अभी, रो एल x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2k थीटा। अब क्या कह रही है, ये कह रहे हैं ना, लेक एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस, द एनवायरमेंट टेम्परेचर इज इतना, इफ इट टेक्स 12 मिनट टू फ्रीज 1 सेंटीमीटर थिकनेस। तो 0 से 1 सेंटीमीटर जाने में 12 मिनट लगते हैं। बनाओ इक्वेशन। तो 12 मिनट, बाकी सबको एज इट इज छोड़ दो। रो एल 2k थीटा बाद में निपट लेंगे, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ, 0 से 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या जानना चाह रहे हैं, ये बोले टाइम टेकन इन इंक्रीजिंग थिकनेस फ्रॉम 1 से 2 सेंटीमीटर विल बी। तो वो टाइम हम टी ले ले, इसलिए मैंने कहा इसको छोड़ दो, ये सब चीज़ तो सेम ही रहनी है। तो रो एल बाय 2k थीटा 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर, तो 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, दिस इज आर इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या करना चाहिए, सीधी सी बात है, डिवाइड मार लो उसको। तो डिवाइड करने पर हमारे पास आ गया 12 मिनट डिवाइडेड बाय टी इक्वल्स टू राइट साइड पर 1 डिवाइडेड बाय 3। तो टी की वैल्यू आ गई 36 मिनट का टाइम इसको लगेगा 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर जाने में। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया ना। न्यूमेरिकल तैयारी आपका। चलते हैं आगे। ये आपका सिंपल प्रॉब्लम है। तो 30 से 45 सेकंड का टाइम मैं आपको इसमें दे रहा हूं। सीधे फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है ना, जो अभी आपने सीरीज वाला पढ़ा था। तो आई थिंक इतना टाइम बहुत है, रोकते हैं इसको 40 सेकंड पे। देखो, दो रॉड को एंड टू एंड कनेक्ट किया गया, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालनी है, तो सिग्मा एल बाय सिग्मा एल बाई के। आपको अगर ये भूल गए तो फिर मैंने जो बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, वहां से कर सकते हो आप इसको। तो नंबर ऑफ तरीके, खैरहाल मतलब बात ये है कि एग्जाम में भूलता कौन है, लास्ट मोमेंट में हम भूलते नहीं, प्रैक्टिस इतनी कर लेते हैं, अच्छे से याद रहे। तो सिग्मा एल की वैल्यू हमारे पास हो गई 2l प्लस एल, दैट इज 3l, एंड डिवाइडेड बाय एल बाई के, तो ये हो गया l बाई 2k, और नेक्स्ट आ गया 2l बाई के। तो ऊपर तो रहा 3l, नीचे आ गया 5l बाई 2k, एंड फाइनल रिजल्ट इज 6k बाय 5। ऑप्शन देखो, तो 6k बाय 5, 6k बाय 5 तो दिख नहीं रहा ऐसे डायरेक्ट, तो कोई बात नहीं, डिवाइड मारो उसको, तो ये आ जाएगा 1 पॉइंट, और बचा हमारे पास कितना बचा, 110, तो 1.2k, तो 1.2k यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो, ये थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है यार, इसमें मैं आपको सिर्फ 20 सेकंड दे रहा हूं, फटाफट से आंसर दो। तो रोक दे रहा हूं मैं इसको। सीधी सीधी स्टेटमेंट है, किरचॉफ लॉ के हिसाब से बता दो। तो किरचॉफ लॉ क्या कहता है, एम से पार और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो फॉर एनी जनरल बॉडी इक्वल्स टू एम से पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो यहां से ए लैम्डा की वैल्यू ले लो, स्मॉल ई लैम्डा बाय कैपिटल ई लैम्डा, ऑप्शन मिला लो। तो ऑप्शन हमारा स्मॉल ई लैम्डा बाय कैपिटल ई लैम्डा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ क्यों नहीं आता एब्जॉर्प्टिव पावर, क्योंकि ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्प्टिव पावर 1 के बराबर होती है, सिंपल सा फंडा। चलते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका, ये भी ठीक ठाक प्रॉब्लम है, इसमें आपको 45 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए। करो कंप्लीट। तो मैं इसको रोक रहा हूं यहाँ पे।
देखो ये क्या कह रहा है, एनर्जी बीइंग एमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ ब्लैक बॉडी, तो सीधे सीधे चिल्ला चिल्ला के बताया गया ब्लैक बॉडी है, टेम्परेचर 127 है, फट से केल्विन में कन्वर्ट कर लो, तो ये हमारे पास आ जाएगा 400 केल्विन। ओके, एट द रेट, तो ये आप देखो यूनिट से पहचानो, ये हो गया इंटेंसिटी ऑफ थर्मल रेडिएशन, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो इंटेंसिटी ऑफ थर्मल रेडिएशन यानी डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी टाइम्स ए फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ई तो 1 ही हो जाएगा एमिसिविटी, सिग्मा एरिया नीचे आ ही गया टी की पावर 4। अब ये बोल रहा है ये पहले हमें दे रखी है इंटेंसिटी 10 की पावर 6 जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, तो 10 की पावर 6 इक्वल्स टू सिग्मा, टेम्परेचर हो गया 400 की पावर 4। ओके, नाउ ये बोल रहा है कि रेट ऑफ एनर्जी एमिशन इज इतना, तो ये नया हो गया 16 इंटू 10 की पावर 6 इक्वल्स टू सिग्मा, नया टेम्परेचर टी ले लेते हैं की पावर 4। क्या करना चाहिए, डिवाइड करो, तो डिवाइड करते ही ये स्टीफन लॉ के ऊपर प्रॉब्लम हो गया आपका, 1/16 400 बाई टी होल टू दी पावर 4 आ गया, तो 400 बाई टी की वैल्यू हमारे पास हो गई 1/2, टी की वैल्यू आ गई 800 क्या केल्विन, ऑप्शन सेंटीग्रेड में, तो -273 मारो, तो ये हमारे पास आ जाएगा 527 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर देखो सी करेक्ट हो गया, तो इसलिए मैंने वो 45 सेकंड में आराम से हो जाता है। चलते हैं आगे। हाँ, ये प्रॉब्लम जो है करो अटैम्प्ट आप, इसको भी 45 सेकंड में हो जाना चाहिए। तो मैं इसको रोक रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम आपका सीधे सीधे वीन्स लॉ पे बेस्ड है। ये बोला है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जब मैक्सिमम होता है तो वो 5000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ पर होता है और टेम्परेचर 1227 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो लैम्डा एम टी का प्रोडक्ट कांस्टेंट थ्योरी में भी जस्ट मैंने बताया, तो लगा दो लैम्डा 1 T1 लैम्डा 2 T2। अब लैम्डा 1 की वैल्यू तो 5000 एंगस्ट्रॉम हो गई, टेम्परेचर केल्विन में पुट करना है, 1227 है प्लस 273 करोगे ये 1500 केल्विन हो गया। लैम्डा 2 हमें निकालना है, नया टेम्परेचर T2 दिस इज इंक्रीज्ड बाय 1000, तो यानी ये टेम्परेचर हो गया 1000, इसमें जोड़ दो 2500, तो लैम्डा 2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 3 या 15 यानी 3/5 ऑफ 5000, तो सीधे सीधे आंसर आ गया मेरे पास 3000 एंगस्ट्रॉम। तो ये वो वेवलेंथ है जिसपे अब इंटेंसिटी ऑफ थर्मल रेडिएशन मैक्सिमम होंगे जब टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से हम बढ़ा देंगे। तो ऑप्शन देखो अब 3000 एंगस्ट्रॉम बी करेक्ट। चलते हैं आगे। ओके, ये आपका ये भी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा इसमें आपको टाइम मिलेगा 30 सेकंड का, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का है। तो मैं रोक दूँ इसको, वैसे भी थ्योरी मैंने आपको बताया था। तो इसमें पूछ रहा है टेम्परेचर का कौन सा रिजल्ट होल्ड करेगा फाइनल टेम्परेचर का जब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होल्ड करे। ओके, तो रिजल्ट मैंने आपको एक ही दिया था, डेल्टा थीटा एफ, डेल्टा थीटा याद रखने में बहुत आसान है, ई की पावर माइनस के टी। अब इसको अरेंज कर लो, डेल्टा थीटा एफ हो गया फाइनल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग, तो ये बना थीटा माइनस थीटा नॉट। डेल्टा थीटा आई हुआ इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस, तो थीटा आई माइनस थीटा नॉट टाइम्स ई की पावर माइनस के टी, के इज सम कांस्टेंट। तो थीटा की इक्वेशन आ गई थीटा नॉट प्लस थीटा आई माइनस थीटा नॉट टाइम्स ई की पावर माइनस के टी। ठीक है ना, ऑप्शन ढूंढ लो अब इसके अंदर, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो गया। तो कई बार ये न्यूटन्स लॉ में ये थ्योरी भी पूछ लेते हैं चेक करने के लिए भाई आता है या नहीं आता प्रॉब्लम। ठीक है ना, अब ये प्रॉब्लम जो है न्यूटन्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल है, 45 सेकंड लो।
तो मैं इसको रोक रहा हूँ। ये एवरेज टेम्परेचर टेक्निक के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल है। देखो अब हर चीज़ हमारी टू द पॉइंट कवर हो गई। तो रिवीजन इसी तरीके का होता है हर चीज़ का, ये नहीं 10 घंटे हम बैठे रिवाइज कर रहे हैं, नहीं वो रिवीजन काम हो तो फिर पूरा का पूरा टॉपिक आपने बैठ करके रट्टे मारे। तो रिवीजन के अंदर आपकी हर चीज़ प्रॉपरली कवर हो जानी चाहिए, हर टॉपिक कवर हो जाना चाहिए, हर न्यूमेरिकल कवर हो जाना चाहिए। तो बस प्रैक्टिस करते जाओ, मेरे ख्याल से अब इससे ज़्यादा आप और क्या करोगे, इससे ज़्यादा तो बस अब फाइनल एग्जाम के अंदर नंबर ही लाने हैं आपको। तो सॉल्यूशन इसका ये है, बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से बॉडी 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर आती है और ऐसा करने में उसे टाइम लगता है 5 मिनट का। ठीक है, फिर वो कहता है बताओ बॉडी 60 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड में कितनी देर में आएगी, और सराउंडिंग का टेम्परेचर हमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। तो एवरेज टेम्परेचर टेक्निक लगाते हैं, तो डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा का वैल्यू आप देखोगे तो ये हमारे पास हो गया 50 माइनस 80 यानी माइनस 30 डिग्री सेंटीग्रेड बाय डेल्टा टी हो गया 5 मिनट इक्वल्स टू माइनस के, और यहाँ हो गया थीटा एवरेज। तो एवरेज हो गया थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 65 डिग्री सेंटीग्रेड। सराउंडिंग का टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। बस इक्वेशन फॉर्म करते हैं, तो यहाँ आ गया माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया 6, और इधर मेरे पास कितना बच रहा है, ये बच रहा है 45। तो 6 बाय 45 ना, हाँ ठीक है, इक्वल्स टू के। और चाहिए और डिवाइड कर सकते हो बट इतने में काम चल जाएगा पर मिनट। तो हमने यहां से के निकाल लिया। अब हमें लाना है बॉडी को 60 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ऐसा करने में कितना टाइम लगेगा। तो डेल्टा थीटा की वैल्यू होगी माइनस 30 बाय डेल्टा टी हमें निकालना है, माइनस के की वैल्यू 6 बाय 45, थीटा एवरेज तो 60 प्लस 30 बाय 2 यानी 45 हो गया। तो 45 और सराउंडिंग का टेम्परेचर 20। ठीक है ना, तो सिंप्लीफाई करते हैं, 6 5 या 30, तो 5 इंटू 45 बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू इधर बचा 25। तो डेल्टा टी का वैल्यू आ गया 9 मिनट। चेक करो, तो 9 मिनट लगेगा अब उसे 60 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड आने में। ऑप्शन सी करेक्ट। तो न्यूमेरिकल हमने एवरेज टेम्परेचर टेक्निक के ऊपर भी कवर कर लिया। चलते हैं आगे। ये वो प्रॉब्लम था वीन्स लॉ का जो ज़्यादातर स्टूडेंट का डाउट होता है। अटेम्प्ट करो, 45 सेकंड का ही टाइम है। तो मैं इसको रोक रहा हूं। देखो प्रॉब्लम ये कह रहा है ब्लैक बॉडी का जब टेम्परेचर इतना होता है, ठीक है ना, एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बिटवीन दिस वेवलेंथ इज u1, इतनी वेवलेंथ पर u2 है, इतनी वेवलेंथ पर u3 है। वीन्स कांस्टेंट का वैल्यू दे रखा है, हमें पता करना है कौन सी एनर्जी ज़्यादा कौन सी एनर्जी कम। कंसेप्ट सबसे पहले लैम्डा एम निकालते हैं। तो लैम्डा एम टी इक्वल्स टू वी यानी वीन्स कांस्टेंट। तो लैम्डा एम की वैल्यू होगी, बी हमें क्वेश्चन में दे रखा है 2.88 नैनोमीटर, सॉरी 2.88 इंटू 10 की पावर 6 नैनोमीटर केल्विन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर 2880 हो गया। तो ये मेरे पास आ गया 1000 केल्विन, सॉरी 1000 नैनोमीटर। अब इसका मतलब समझो मैंने ये क्यों निकाला। देखो वीन्स लॉ क्या कहता है कि जब हम इंटेंसिटी ऑफ थर्मल रेडिएशन यानी एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया का ग्राफ बनाते हैं एट टेम्परेचर टी, तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर इंटेंसिटी या एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है ना, अब ये लैम्डा एम हमें मिल रहा है 1000, तो 1000 नैनोमीटर पर इंटेंसिटी वगैरह मैक्सिमम रहेगी। तो चेक करो 990 और 1000 पर कितनी दे रखी है u2, यानी ये हमारी मैक्सिमम हो गई। अब चेक करो वेवलेंथ है 499 से 500, तो u1 है 499 ऑब्वियसली यहाँ पर आएगा, इससे कम होगा। तो इतनी वेवलेंथ पर 499 से लेकर के 500 के बीच की जो एनर्जी का वैल्यू है दैट इज u1। नेक्स्ट फिर ये बोल रहा है 999 और 1000, 999 और 1000 जो होगा, नहीं वो तो u2 मैंने लिख ही लिया, 1499 और 1500 वो ऑब्वियसली इससे आगे आएगा, यहाँ कहीं पर आएगा। तो 1499 से 1500 नैनोमीटर के बीच में जो एनर्जी का वैल्यू है दैट इज u3। अब आपको बताना है u1 u2 u3 में से कौन ज़्यादा है। भाई ये तो साफ दिख रहा है u2 इज ग्रेटर देन u1, u2 इज ग्रेटर देन u3, इन दोनों में लड़ाई है, पता नहीं कौन ज़्यादा कौन कम। तो फिलहाल ऑप्शन ढूंढते हैं। तो u2 ग्रेटर देन u1,
तो U1 0 U3 0 तो बकवास है, हटाओ। U2 ग्रेटर देन U1, ये लेस देन U1 आ गया, हटाओ इसको। U2 ग्रेटर देन U1, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। और क्या हो सकता था, U2 ग्रेटर देन U3, तो एक ही ऑप्शन खैर इसमें मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा कैसे इस टाइप के सवाल को ग्राफिकली अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट, ये भी सिंपल प्रॉब्लम है, वीन्स लॉ के ऊपर, ये 30 सेकंड का टाइम है। तो आई थिंक आ गया होगा, और इसमें आप में से किसी को दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो हमें लॉग लैम्डा एम वर्सेस लॉग टी ग्राफ बनाना है। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में फंसता है। लॉग ले लो भाई, खत्म हो जाएगा सवाल। तो लॉग लैम्डा एम प्रोडक्ट में होगा तो सब में आ जाएगा। लॉग टी इक्वल्स टू लॉग बी, इसको इधर उठा लो, तो लॉग लैम्डा एम इक्वल्स टू माइनस लॉग टी प्लस लॉग बी। तो ये हमारा हो गया y माइनस एक्स प्लस सी। अब ग्राफ आप समझ गए, y वर्सेस x ग्राफ, यानी लॉग लैम्डा एम वर्सेस लॉग टी ग्राफ, डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब ऑप्शन ढूंढ लो, डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन सी करेक्ट। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, और हमारे पास अब आता है ओके केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स का सेक्शन, इसकी थ्योरी, ठीक है ना। तो एक बार पहले थ्योरी फटाफट से रिवाइज देखो। केटीजी के अंदर ज़्यादा माथा मारने की ज़रूरत नहीं है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, सी प्रोसेस, सुनना ध्यान से, और आरएमएस और एवरेज स्पीड वाले फॉर्मूले, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आरएमएस स्पीड, इस पे तो बहुत जोरदार प्रॉब्लम मैंने रखा, मजा आएगा आपको इसको करने में। तो 3 से 4 प्रॉब्लम मैंने रख दिया आरएमएस के ऊपर, फंस जाना चाहिए एक आधा। तो आरएमएस स्पीड का जनरल फॉर्मूला अंडर 3RT/m होता है। मोलर मास या एटॉमिक मास हो गया। मोस्ट प्रोबेबल अंडर रूट 2RT/m, और ये हमारा एवरेज स्पीड अंडर रूट 8RT/m। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं अपना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, आपको पता होने चाहिए। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी जनरल गैस की इक्वेशन हो गई, ठीक है ना। यहाँ से पीवी इक्वल्स टू, ये हमने मॉडिफाई करते चले गए, 3/2 kT आ गया। यहाँ से आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो। एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो होती है F/2 nRT हो जाती है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो 3/2 nRT हो जाती है। ओके, या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आई थिंक ये तो बताने की अब जरूरत नहीं है, आप सबको पता ही होगा। मोनो एटॉमिक के लिए 3 हो गया, डायटोमिक के लिए हम 5 ले लेते हैं। टेम्परेचर अगर बढ़ा दें तो वाइब्रेशनल वाली और ऐड हो जाती है उसके अंदर। इसके बाद ये चीज़ इंटरेस्टिंग है, यहाँ आपको मजा आएगा। देखो, मैक्सवेल का इक्विपार्टीशन लॉ ये क्या कहता है कि एवरेज एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ½ kT होती है, यानी हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग एनर्जी इक्वल होती है। तो अगर किसी गैसियस मॉलिक्यूल के पास F डिग्री ऑफ फ्रीडम है और उसके N मोल्स हैं, तो टोटल एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, उसका फॉर्मूला हमारे पास आ गया F/2 nRT। मैंने फेज 1 में भी बताया था, अभी भी काम में आएगा, और अभी जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे ना तो भी हमें मजे आएंगे। तो F/2 nRT या F/2 PV, ये हो गया इंटरनल एनर्जी, जो कि स्टेट फंक्शन होती है, इनिशियल फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखोगे तो आपको देखना पड़ेगा इन दोनों में से कौन सी चीज़ें चेंज हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इंटरनल एनर्जी के चेंज का फॉर्मूला सेट कर लेंगे। ओके, अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना चाहते हो, ठीक है ना, तो CP/CV, तो CP और CV के रेशियो को हम बोलते हैं गामा, और मैंने इस पर हमेशा बताया गामा मिक्सचर का फॉर्मूला तैयार करके जाओ, एग्जाम में आना चाहिए। तरीका, CV मिक्सर निकालेंगे। CV मिक्सर का फॉर्मूला N1CV1 प्लस N2CV2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, बस। इसके बाद मजे लेंगे। CP मिक्सर निकालेंगे बाय यूजिंग मेयर फॉर्मूला जो मैंने साथ में दे रखा है, CV मिक्सर प्लस R, और गामा मिक्सर निकालना है तो फिर तो आपको CP मिक्सर डिवाइडेड बाय CV मिक्सर करना है। सही है, इस पे भी प्रॉब्लम मैंने रखा हुआ है, मिल जाएगा आपको। एक दो और छोटी चीज़ें देखो, कुछ 1-2 साल पहले मीन फ्री पाथ का भी प्रॉब्लम आ गया था, ठीक है ना। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, याद करके जाओ। केमिस्ट्री में भी आप इसको पढ़ते हो। तो √2πd²n, d मॉलिक्यूलर डायमीटर हो जाता है, n जो है वो हमें दे रखे हैं मॉलिक्यूलर डेंसिटी, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये बस खाली फॉर्मूला याद करके जाओ, अगर आया तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकता है। और फिर हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स के अंदर तो भर भर के सवाल रहते ही हैं। पीवी ग्राफ, वीटी ग्राफ, पीटी ग्राफ, ग्राफिकल कन्वर्जन, सारी चीज़ें अवेलेबल है। अच्छा, पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा हो गया ΔQ इक्वल्स टू ΔU प्लस W। ये दोनों पाथ फंक्शन हो गए, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। साइन कन्वेंशन आई थिंक आपको आते हैं, वैसे मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर। इसके बाद
ये डिफरेंट प्रोसेसेस दे रखे हैं जिनके लिए हम लोग वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी या पूरा चैप्टर स्टडी करने वाले हैं। जैसे साइक्लिक प्रोसेस के लिए तो इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 होता है, हीट और वर्क डन की वैल्यू हमारे पास बराबर निकलती है, इस पर ग्राफिकल प्रॉब्लम मिलता है। आइसोकोरिक प्रोसेस आप जानते हो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क डन की वैल्यू 0 हो जाएगी, डेल्टा क्यू डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर कांस्टेंट होगा तो प्रोसेस इक्वेशन हो गई V प्रोपोर्शनल टू T। तो मैंने ग्राफ बताए थे आपको कि आइसोबारिक प्रोसेस के लिए जो हमारा VT ग्राफ होता है वो ओरिजिन से पास करता है, ऐसे याद आया। P1 और P2 इन प्रेशर को मैंने बताया था, तो इसका स्लोप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, तो जितना स्लोप कम उतना प्रेशर ज़्यादा, तो P1 इज ग्रेटर दैन P2। फिर एडियाबेटिक प्रोसेस की हमारी ये जनरल इक्वेशन है। मैंने बोला था एडियाबेटिक पढ़ने से बढ़िया आप कहाँ गया, ये इन सबका पिताजी ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस याद रख लो। तो PV की पावर A, तो ये जनरली PV की पावर X लिखा हुआ है, मैंने A से बताया था। तो मोलर हीट कैपेसिटी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की न्यूमेरिकल आपको अभी मिलेगा CV + R/1 - A। वर्क डन आप देख लो तो NR T2 - T1 कर लो by 1 - A या T1 - T2 चॉइस आपकी है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं हमारे जो हमें इसमें याद रहने चाहिए। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसके वर्क डन का आप फॉर्मूला ध्यान रखो जो हमारा हो जाएगा, अगर log 10 में देखें तो 2.303 nRT log हमारा V2/V1 या P1/P2। तो हर चीज़ के ऊपर आज हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। फिलहाल ये आप देख रहे हो हीट इंजन। हीट इंजन में मैंने इस बार रखे हैं कैरनॉट इंजन का एक बड़ा ज़बरदस्त प्रॉब्लम रखा है जो प्रैक्टिस में मज़ा आएगा, आपको सीखने में अच्छा लगेगा वो। तो हीट इंजन का क्या रोल होता है और रेफ्रिजरेटर का। इंजन क्या करता है, एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है, रिजेक्ट कम करता है। रेफ्रिजरेटर उल्टा, रिजेक्ट ज़्यादा करता है, एब्जॉर्ब कम करता है। थ्योरी मैंने देखो सारी कवर कर दी थी फेज 1 में, इसलिए बस खाली फॉर्मूले बता रहा हूँ। एफिशिएंसी अगर आपको निकालनी है तो कैरनॉट वाले की एफिशिएंसी हो जाएगी 1 - हीट रिजेक्टेड बाय हीट एब्जॉर्ब, और रिजेक्ट करता है रिजेक्टेड बाय हीट एब्जॉर्ब। रिजेक्ट करता है किसको, ये सिंक को, और एब्जॉर्ब करता है सोर्स से। यहाँ पर जस्ट उल्टा हो जाता है। हम लोग कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस देखते हैं तो Q2/W, Q2 एब्जॉर्ब एनर्जी और W हो गया इनपुट वर्क डन, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इधर बेसिकली वही सेम से फॉर्मूले आ जाते हैं। फिर बीटा और ईटा का मैंने रिलेशन भी आपको बताया हुआ है। तो ये हमारी टोटल पूरी की पूरी थ्योरी है। अब बात आती है प्रॉब्लम्स की। तो देखो, तो फर्स्ट प्रॉब्लम आपका ये है, ये RMS स्पीड के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम है। 45 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, अटेम्प्ट करो। तो आई थिंक इतनी देर में आ जाना चाहिए आपका। देखो, ये इस टाइप के प्रॉब्लम में ये डायग्राम दोबारा मत बनाओ, ठीक है ना। जो डायग्राम दे रखा है उसी में कूद पड़ो। तो बोल रहा है 2 कंटेनर A एंड B कंटेन्स आइडियल गैस हीलियम एंड ऑक्सीजन। तो इसमें हीलियम और इसमें ऑक्सीजन है। वॉल्यूम ऑफ बोथ कंटेनर आर इक्वल, तो वॉल्यूम दोनों कंटेनर का इक्वल है। प्रेशर इज ऑल्सो इक्वल, प्रेशर भी दोनों कंटेनर में सेम है। ओके, कंटेनर A हैज़ ट्वाइस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज कंटेनर B। तो यहाँ अगर हम n ले लें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो इधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डबल हो गए, ठीक है ना। इफ VA एंड VB रिप्रेजेंट RMS स्पीड इन कंटेनर A एंड B, तो इधर की RMS स्पीड VA है, उधर की VB है। VA VB का रिलेशन निकालना है या रेशियो निकालना है। तो देखो, RMS स्पीड का फॉर्मूला हमारा हो गया √3 RT/m। पर मुसीबत ये है कि हमें यहाँ पर टेम्परेचर नहीं, हमें PV की इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो PV = nRT, n को ब्रेक कर लो नंबर ऑफ मोल को, वो हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर टाइम्स RT। तो RT की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई, RT = NAPV डिवाइडेड बाय N। इस चीज़ को हम इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो VRMS का फॉर्मूला हमारा आ गया √3 NAPV डिवाइडेड बाय NM, ठीक है ना। N हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, M हो गया मोलर मास।
अब आपको दोनों की आरएमएस स्पीड का रेशियो निकालना है, एन ए पी वी, ये पूरा ऊपर का न्यूमरेटर वाला पोर्शन सेम है, तो वी ए बाई वी बी की वैल्यू हो गई रूट अंडर एन बी और साथ में आ गया मोलर मास ऑफ बी बाई एन ए एम ए, बस खाली वैल्यू पुट करनी है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बी के एन है, ए के 2n है, मोलर मास तो बी के अंदर ऑक्सीजन है तो मोलर मास हो गया 32, इधर हीलियम है तो 4, तो रेशियो हमारे पास आ गया 4 to 8, 4 जा 32, दैट मीन्स 2। तो वी ए बाई वी बी का रेशियो हमारे पास आ रहा है 2:1, तो इसका ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो गया। तो ठीक ठाक प्रॉब्लम था आपका आरएमएस के ऊपर बेस्ड। नेक्स्ट देखो, ये आपका गामा मिक्सचर के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम है, अटेम्प्ट करो, 45 सेकंड का टाइम है। तो आई थिंक मैं इसको रोक रहा हूँ यहाँ पे। ये कह रहे हैं गैसेस मिक्सचर कंटेन ऑफ 16 ग्राम ऑफ हीलियम, तो हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, तो 16/4 तो 4 आ गए, तो N1 आ गया, CV1 लिख लो, तो मोनो एटॉमिक गैस है हीलियम, तो 3/2R हो गया। ओके, सिमिलरली N2 दूसरी गैस कौन सी है, ऑक्सीजन, इसके आप नंबर ऑफ मोल लिख लो, तो 16/32 1/2 हो गए। CV2 डायटॉमिक है तो 5/2R। सबसे पहले मैंने हमेशा बताया है CV मिक्सचर निकालो, तो CV मिक्सचर का फॉर्मूला तो आपको मैंने दे ही दिया था, N1 CV1 प्लस N2 CV2, करते जाते हैं। N1 CV1 तो 4 टाइम्स 3/2R प्लस N2 CV2, तो ये मेरे पास आया हाफ टाइम्स 5/2R डिवाइडेड बाय हमारे पास N1 प्लस N2 तो 4 प्लस हाफ। अच्छा, अब देखते हैं क्या बचता है हमारे पास, ये आ गया 2.5, इधर बन गया ये 12 और 2.5 ऐड करेंगे तो 14.5 R बाई 2 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया 9/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 14.5 R बाय 9, दिस इज द वैल्यू ऑफ CV मिक्सचर। अब हम CP मिक्सचर निकालेंगे बाय यूजिंग CV मिक्सचर प्लस R, तो जैसे ही आप इसमें R ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 23.5 बाय 9 इंटू R। अब आप गामा मिक्सचर निकाल लो, जो कि हो गया दोनों का रेशियो CP मिक्सचर बाय CV मिक्सचर, तो 23.5 डिवाइडेड बाय 14.5, तो ये हमारा 5 से तो डिविजिबल हो ही जाएगा, नियरली 1.62 आएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसके अंदर डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तो एक अच्छा प्रॉब्लम था गामा मिक्सचर के ऊपर, आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा अब आपका। हाँ, ये भी आपका आरएमएस का है और ये भी अच्छा प्रॉब्लम रखा हुआ है मैंने, 45 सेकंड का टाइम दिया। तो इसको मैं रोक रहा हूँ। देखो, ये मतलब थोड़ा सा नया टाइप का प्रॉब्लम हो गया आरएमएस के अंदर। वैसे जनरली आप क्या करते हो, टेम्परेचर के रेशियो वाले कर लेते हो, तो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम रखे हैं ताकि हर चीज़ हमारी कवर होती चली जाए। तो देखो, ये बोल रहा है आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट अ सर्टेन एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज V। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला हो गया √3RT/m, जो कि हमें V दे रखा है। अब कहता है टेम्परेचर डबल करते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाती है, O2 डिसोसिएट होकर के अपना एटॉमिक ऑक्सीजन यानी ट्वाइस O के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो फ़र्क क्या पड़ेगा, V' 3R, टेम्परेचर डबल किया 2T। तो जब ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगी तो अब मोलर मास की जगह एटॉमिक मास आ जाएगा। तो पहले अगर हम 32 पुट कर रहे थे तो अब 16 पुट करना पड़ेगा। तो पहले अगर हम M पुट कर रहे थे तो अब M/2। आई थिंक समझ आ गया होगा।
अब आप चाहिए तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो वी डैश की वैल्यू ये 4 हो गया, 4 का रूट 2 बाहर आ गया, अंडर रूट ऑफ 3 RT/m अंदर बचा, तो वी डैश इक्वल्स टू 2v, तो नई RMS स्पीड ट्वाइस v के बराबर हो गई। तो ये हमारा सी करेक्ट हो गया ऑप्शन। तो एक थोड़ा सा नए टाइप का सवाल था। नेक्स्ट देखो, हाँ ये आपका सी प्रोसेस का प्रॉब्लम है, 45 सेकंड का टाइम दिया, करो अटेम्प्ट। तो मैं इसको रोक रहा हूँ। देखो इस तरीके का प्रॉब्लम अटेम्प्ट करने का मेथड क्या होता है, और ये मतलब ओरिजिनली SCV का प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा जगह पे ये घिसा जा चुका है, मतलब पूछा जा चुका है। ये बोला PV डायग्राम ऑफ डायटोमिक गैस, तो डायटोमिक गैस का PV डायग्राम ओरिजिन से पास करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि P और V का रिलेशन होगा P इज प्रोपोर्शनल टू V, तो PV की पावर -1 इज कांस्टेंट। ये इसकी प्रोसेस इक्वेशन हो गई। पॉलीट्रॉपिक से कंपेयर करो, PV की पावर A इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट से, तो A की वैल्यू मिल गई -1 और इसका हमें C प्रोसेस निकालना है, तो फॉर्मूला हो गया CV + R/1 - A। इसके अंदर पुट कर दो CV डायटोमिक गैस का 5/2R। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। तो ग्राफ भी हो गया हमारा, C प्रोसेस भी कवर हो गया और हमें कंसेप्ट भी आ गया। तो 5/2R + R/1 - -1, तो दिस बिकम्स 2, तो रिजल्ट आ गया 3R। ऑप्शन चेक करो, सी करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। ये आपका मिक्सिंग वाला प्रॉब्लम है, करो अटेम्प्ट, 45 सेकंड का टाइम है। तो अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो एक इसमें हमेशा हमें इनिशियल और फाइनल डायग्राम, दो डायग्राम की ज़रूरत होती है, एक मिक्सिंग से पहले और एक बाद में, ठीक है ना। तो एक इनिशियल को लो, ये यूज़ कर लो, फाइनल के लिए खुद से ड्रॉ कर लो, बिना डायग्राम ड्रॉ किए आप आगे मत पढ़ो, ठीक है ना। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहा है, 2 स्फेरिकल वेसल ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स, तो दोनों का वॉल्यूम सेम है, लिखते जाओ, तो यहाँ भी वॉल्यूम सेम ही रहेगा। Are connected by narrow tube. The apparatus contains an ideal gas at 1 atmosphere and 300 Kelvin. तो यहाँ जो प्रेशर है वो 1 atm है, एज वेल एज यहाँ पर भी जो प्रेशर है वो 1 atm है, एंड टेम्परेचर जो है यहाँ पर भी 300 केल्विन है और इधर भी टेम्परेचर 300 केल्विन है। इसको हमने T नाम दे दिया। ओके, नाउ इफ वन वेसल इज इमर्स्ड इन बाथ ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 600 केल्विन। अब खेल शुरू कर रहा है, तो यहाँ का टेम्परेचर 600 केल्विन कर रहा है, ठीक है, एंड अदर इन अ बाथ ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर 300 केल्विन, इधर का 300 केल्विन ही रखता है। देन द कॉमन प्रेशर, अब जो कॉमन प्रेशर होगा P डैश मान लो, इसकी वैल्यू में पता करनी है। कंसेप्ट एक ही कंसेप्ट था, मोल कंजर्वेशन। तो हमेशा जब भी वेसल बंद है, गैस इधर से उधर जा रही है, एटमॉस्फेयर में लीकेज का कोई चांस नहीं है, तो लगाओ आप मोल कंजर्वेशन। तो मोल कंजर्वेशन हम इसके अंदर अप्लाई करते हैं। तो इनिशियल मोल हो गए हमारे पास N1 + N2, फाइनल हो गया N1 डैश + N2 डैश। पुट करते जाओ। मोल को लिखने का तरीका PV/RT, तो यहाँ पर हो गया PV/RT, यहाँ भी PV/RT सेम ही है, तो ट्वाइस PV/RT, ठीक है। N1 डैश, तो यहाँ के मोल हो गए PV/R 600, तो PV/R तो मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ हो गया 1/600 और नेक्स्ट वाले में हो गया 1/300। बस सिंप्लीफाई, P डैश लिखो इसको, सॉरी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये T की वैल्यू में 300 दे रखी है, तो ट्वाइस प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर
वॉल्यूम को पढ़ा रहने दो, आर, टेम्परेचर इज 300। बस इस स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। पी डैश वी बाई आर 1/600 प्लस 1/300 सिंप्लीफाई करोगे तो 1/200 आ गया, ठीक है ना। वी और आर गया, ये यहाँ से कैंसल आउट हो गया, ठीक है ना, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो पी डैश की वैल्यू आ गई 4/3 एटमॉस्फेयर। तो नया कॉमन प्रेशर हमारे पास आ गया 4/3 एटमॉस्फेयर। ऑप्शन आपका सी करेक्ट। तो कंसेप्ट अगर क्लियर है ना तो हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी मजे मजे में अपनी गाड़ी चलती रहेगी, ठीक है ना, और सवाल सही होते जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम करो, ग्राफिकल कन्वर्जन का है, 45 सेकंड दिए। तो मैं इसको रोक रहा हूँ। देखो, सबसे पहले जो ग्राफ दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट करना है, पहले उसका आप एक बार स्ट्रक्चर बिल्डअप कर लो। जैसे यहाँ का प्रेशर P1 ले लिया, ये ऑब्वियसली कम हो गया, यहाँ का प्रेशर P2 ले लिया, ये वॉल्यूम V1, ये वॉल्यूम V2 अपनी तरफ से हमने ले लिया। ये प्रोसेस हो गया आइसोबारिक, ये हो गया आइसोकोरिक, ये हो गया आइसोबारिक, और ये हो गया आइसोकोरिक, ठीक है ना। अब आपको इसको PT डायग्राम में कन्वर्ट करना है, तो PT डायग्राम ये रहा, ठीक है। प्रेशर की वैल्यू अरेंज कर ली, P1 P2। अब टेम्परेचर की वैल्यू वो तो हमें पता नहीं, वो तो पूरे ग्राफ में वेरी करेगी। पहले हम V1 V2 की वैल्यू अरेंज कर लेते हैं। देखो V1 कम है, तो PT ग्राफ में 2 लाइंस बनाई हमने, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस जो होगा इन्हीं लाइन पर रिप्रेजेंट होगा ओरिजिन से पास करती हुई। जिसका स्लोप कम होगा उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, यानी ये V2 वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करती हुई लाइन, ये V1 वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करती हुई लाइन। अब स्टार्ट करते हैं ए पॉइंट से। तो ए पॉइंट का लोकेशन हो गया, ए पॉइंट के अगर आप कोऑर्डिनेट देखोगे, मैं रेड कलर यूज़ कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास आ गया, प्रेशर हो गया P2 एंड वॉल्यूम ए पर हो गया V1। तो P2 और V1 यानी इस लाइन पर ए पॉइंट टच करना चाहिए। बी पॉइंट पर प्रेशर P2 एंड वॉल्यूम इज V2, तो प्रेशर P2 वॉल्यूम V2 बिल्कुल इसके सामने B होना चाहिए और ये आइसोबारिक प्रोसेस होना चाहिए। इतने से तो गणित सेट हो जाती है। तो ए से भी ऐसा कितने में दिखाई दे रहा है वो देख लो। ए से भी ऐसा डॉटेड लाइन पर इन दोनों में ही दिखाई दे रहा है। ये तो बकवास है, ये बकवास है। इसमें ए से भी नीचे दिखाई दे रहा है, इसमें ए से भी ऊपर दिखाई दे रहा है, तो ये बकवास है। आप देख रहे हो कैसे खत्म कर दिया सवाल बिना शुरू किए। फिर आगे चलते हैं। फिर बी से सी V2 वॉल्यूम पर है। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ आने पर प्रेशर कम हो रहा है, तो टेम्परेचर भी कम होगा, P प्रोपोर्शनल टू T हो गया। तो इसको नीचे लाते हैं, ठीक है। फिर C से लेकर के हमें जाना है D, वो आइसोबारिक है P1 पर, तो C से D जाने का यही रास्ता हमारे पास हो गया। फिर यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है तो फिर टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो अब आप तो पूरा मिला सकते हो ग्राफ। इसका राइट आंसर हमारे पास ए हो गया। तो सिंपल है भाई, ठीक है ना, मजे ले सकते हो आप पूरे एटेंट थर्मोडायनेमिक्स में, नंबर पूरे आ सकते हैं। कंसेप्ट सही से तैयार कर लो। नेक्स्ट आपका ये अच्छा प्रॉब्लम है, अटेम्प्ट करो। इसके लिए आपको 45 सेकंड का टाइम है। तो मैं इसको यहाँ रोक रहा हूँ। अब आप देखो इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ये बोल रहा है इफ नेट हीट सप्लाई टू द गैस इन द साइकिल इज 5 जूल। तो हीट सप्लाई टू द गैस का साइन पॉजिटिव होता है, रिजेक्टेड का साइन नेगेटिव। तो पूरी साइकिल के लिए तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू वाला खाता क्लोज हो गया प्लस डब्ल्यू। डेल्टा क्यू और डब्ल्यू को ब्रेक करो, तो ए से बी प्लस बी से सी एंड प्लस सी से ए।
अब इसमें से हमसे एक पाथ सी से ए का वर्क डन डायरेक्ट पूछा गया है। अब आप ये भी सर पीवी डायग्राम में तो एरिया से भी तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो। अब एरिया वॉल्यूम एक्सेस से लेना पड़ेगा। तो आप मेरे को बताओ क्या आपको ये कोऑर्डिनेट पता है? जब तक ये नहीं पता होगा तब तक आप ये वॉल्यूम कहाँ से निकालोगे? हवा से तो निकलेगा नहीं। तो यानी एग्जामिनर ने हाथ पाँव काट दिए, ठीक है ना, एक कोऑर्डिनेट ही उड़ा दिया। तो वो चाहता है कि आप फर्स्ट लॉ लगा करके ही इसको सॉल्व करो। तो हम लोग इसको करते हैं बिल्कुल। डेल्टा क्यू 5 डब्ल्यू ए बी। अब देखो ए से बी वाला प्रोसेस आइसोबारिक है, वर्क डन पी डेल्टा वी। डेल्टा वी इतना हो गया 2 - 1, तो प्रेशर 10, डेल्टा वी इज 1। डब्ल्यू बी से सी ये हो गया आइसो क्या नाम है कोरिक, इसका वर्क डन हो गया हमारे पास 0। एंड सी से ए हमें निकालना है, तो डब्ल्यू सी ए की वैल्यू इसको उधर भेजो, -5 जूल हमारे पास आ गई। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो ठीक सवाल था, ठीक है ना। पूरी तरीके से एरिया के ऊपर भी नहीं मैंने सिखाया, बट एक कंसेप्ट लगा करके इसको हमने सॉल्व कर लिया। चलते हैं आगे। ये भी अच्छा सवाल है, करो इसको अटेम्प्ट। और 45 सेकंड का टाइम है। इस तरीके का भी आपके में आ चुका है प्रॉब्लम। तो मैं इसको रोक रहा हूं। ये बोल रहा है ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का क्यूब। तो P प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, एडियाबेटिक की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है ना। तो P T⁻³ इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन हो गई। क्या पूछना चाह रहा है? Cp/Cv यानी गामा। तो कंपेयर करना पड़ेगा। तो P⁻1 - गामा, T⁻γ इक्वल्स टू कांस्टेंट। सबसे पहले इसे इस फॉर्म में लाओ, तो इसको 1 बनाना पड़ेगा। तो इतनी पावर से डिवाइड कर दो, तो P⁻1 T⁻γ 1 - गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। सही है। तो अब इसको कंपेयर कर लो, तो गामा अपॉन 1 - गामा की वैल्यू हो गई -3। तो गामा अपॉन 1 - गामा इज -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो गामा इक्वल्स टू -3 प्लस 3 गामा। तो 2 गामा की वैल्यू हो गई 3, गामा की वैल्यू हो गई 3/2। ऑप्शन में लाओ, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। ये भी आपका एडियाबेटिक के ऊपर अच्छा प्रॉब्लम है। 45 सेकंड का टाइम है। तो मैं इसको रोक रहा हूँ, देखो कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ये बोला इन एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर इज इंक्रीज बाय इतना %, गामा इज इतना, वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय। तो प्रेशर वॉल्यूम की इक्वेशन PV⁻γ इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमें वॉल्यूम का डिक्रीज पूछ रहा है, तो एक काम करो, पहले यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू पकड़ो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P⁻1/γ। सही है। एरर लगा दो। एरर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ प्रेशर का इंक्रीमेंट बहुत थोड़ा सा है, तो अपना काम एरर वाले फॉर्मूले से चल जाएगा। तो डेल्टा V/V इक्वल्स टू 1/γ डेल्टा P/P। ठीक है। परसेंटेज में निकालेंगे, परसेंटेज ही निकालना ना। हाँ, तो वैसे भी हमें प्रेशर का तो परसेंटेज दे रखा है, तो वॉल्यूम का भी अपने आप ही आ जाएगा। तो परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/γ। गामा का वैल्यू कितना है? 3/2। तो 3 इधर आया, 2 इधर आया, इनटू परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर विच इज 2/3। तो फाइनल रिजल्ट इज 4/9% से वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट। चलते आगे। ये कंसेप्चुअल है, इसमें भी 45 सेकंड का मैंने टाइम दिया।
तो मैं इसको रोक रहा हूँ। देखो इसमें क्या जानना चाह रहा है कि ये हमें 3 प्रोसेसेस दे रखे हैं, इनिशियली सेम जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, फाइनली इनके डेस्टिनेशन अलग अलग जगह पर है। वॉल्यूम तो सेम है बट प्रेशर सबका अलग अलग है, इसका कम है फिर इसका ज़्यादा फिर इसका ज़्यादा। हमसे पूछना चाह रहे हैं तीनों रास्तों की चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U1 डेल्टा U2 डेल्टा U3 में से कौन बड़ा कौन छोटा है कौन बराबर। देखो इनिशियल इंटरनल एनर्जी सबकी सेम है U0, बस फाइनल वाला रिजल्ट अलग है। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया F/2 PV। सारी गैसेस जो है, सारी गैसेस क्या, गैस तो वही है, बस उसको डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से ले जाया जा रहा है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम है, फाइनल वॉल्यूम सेम है, तो ले दे के बचा कौन, प्रेशर। तो U प्रोपोर्शनल टू P आ गया। तो जिसका प्रेशर कम उसकी फाइनल इंटरनल एनर्जी कम, तो प्रेशर सबसे 3 का कम, तो U फाइनल 3, ठीक है ना, सबसे छोटा होगा। अब जितना U फाइनल छोटा होगा उतना डेल्टा U छोटा होगा, तो डेल्टा U3 इज लेस देन, ये सबसे छोटा आ गया, लेस देन डेल्टा U2 लेस देन डेल्टा U1। तो अब आप ऑप्शन ढूंढो, तो डेल्टा U3 सबसे छोटा फर्स्ट ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। हाँ ये अच्छा प्रॉब्लम है, इसको अटेम्प्ट करो, 45 सेकंड का टाइम है। तो मैं इसको रोक रहा हूँ। देखो ये प्रॉब्लम आया था IIT मेन के अंदर, आपके में नहीं आया अभी तक, तो इसलिए मैंने इसको रखा है स्पेशली इसलिए कि आ जाए तो आप इसको करके तो आ जाओ। हाँ जो लास्ट ईयर के टेस्ट थे जो अपने NTA वाले, उनके अंदर इसको देखा गया था, जो नीट के टेस्ट थे। तो मैं आपको इसका तरीका बता दूँ। इसका तरीका यही, हमें एक PV डायग्राम दे रखा है, इसमें हमसे ना प्रेशर पूछ रहा ना वॉल्यूम पूछ रहा है, कह रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर बताओ। मैं अलग ही लीला चल रही है, तो पहले इसको डिकोड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा यार इसमें है क्या। तो प्रेशर वॉल्यूम की जो इक्वेशन हो गई वो डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन माइनस AV प्लस B। फिर मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक दे देता हूँ, वो आप यूज़ कर लो, आपका ये सवाल कभी गलत नहीं जाएगा। तो वैसे लेक्चर में मैंने कराया हुआ, तो मेरे ख्याल से उन बच्चों का तो आ गया होगा आंसर। तो माइनस AV प्लस B, इसको हम टेम्परेचर वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं। तो P की जगह पुट किया nRT/V माइनस AV प्लस B, तो टेम्परेचर की वैल्यू आ गई माइनस AV² प्लस B टाइम्स V बाई NR। तो अब अगर आप देखो तो टेम्परेचर वॉल्यूम का जो ग्राफ बनेगा वो एक डिक्रीज डाउनवर्ड डायरेक्शन का पैराबोला बनेगा, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पर टेम्परेचर मैक्सिमम है और ये वॉल्यूम यहाँ पर हमें बिल्कुल मिड पॉइंट पर मिल रहा है। तो खेल का ट्विस्ट ये है कि अगर इनिशियली आप देखो, इनिशियली ये दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है ना, ये दोनों चीजें जब तक सेम नहीं होंगी तब तक ये मिड पॉइंट नहीं बनेगा पैराबोला का, ये ध्यान रखना। तो इनिशियली अगर प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट सेम है, तो यहाँ प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट देखो 3P0 V0, यहाँ प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट 3P0 V0, तो मिड पॉइंट पर टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। तो पहले आप मिड पॉइंट पर प्रेशर वॉल्यूम निकालो मिड पॉइंट थ्योरम यूज करके। तो मिड पॉइंट के प्रेशर का कोऑर्डिनेट P1 प्लस P2/2, तो ये बना P0 प्लस 3P0/2 यानी 2P0, V1 प्लस V2/2 यानी 2V0। तो मिड पॉइंट पर टेम्परेचर मैक्सिमम होगा और वो टेम्परेचर मैक्सिमम निकालने के लिए आइडियल गैस इक्वेशन यूज करो, PV इक्वल्स टू nRT, PV के कोऑर्डिनेट डालो 2P0 2V0 NR Tmax, और यहाँ से Tmax की वैल्यू हमारे पास आ गई 4P0 V0 डिवाइडेड बाय NR। ऑप्शन टिक करो और 4 नंबर लो। समझ आ गया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस तरीके का क्वेश्चन जनरली स्टूडेंट छोड़ के आ जाते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना मैंने बताया है, वरना बाद में बोलो सर आपने बताया नहीं था। चलते हैं आगे। हाँ ये काफ़ी अच्छा कैरनॉट इंजन का प्रॉब्लम है, ये भी मैंने अभी अभी बनाया है, इसको प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करो इसको। फेज 1 में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन किया था, पर ये मैंने थोड़ा नया क्रिएट किया है, ये मेरा ही प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो इसको मैंने आपके लिए ही बनाया है क्रैश कोर्स के लिए, करो अटेम्प्ट इसको।
तो मैं इसको रोक रहा हूँ। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट ये था, ये फर्स्ट इंजन, ये सेकंड इंजन, ये इससे हीट लेता है, इसको रिजेक्ट करता है, ये इससे हीट लेता है, फिर अगले को रिजेक्ट करता है। तो ये इसका सोर्स, ये इसका सिंक, ये इसका सोर्स, ये इसका सिंक। टेम्परेचर ले लो T1 T2 T3, ठीक है ना। तो फर्स्ट इंजन की एफिशिएंसी हो गई 1 माइनस टी सिंक बाय टी सोर्स यानी T2 बाय T1। सेकंड इंजन की एफिशिएंसी हो गई 1 माइनस सिंक बाय सोर्स T3 बाय T2। ओवरऑल एफिशिएंसी हो गई 1 माइनस फाइनल सिंक बाय ओरिजिनल सोर्स यानी T3 बाय T1। समझ गए। अब हमें ईटा का रिलेशन ईटा1 और ईटा2 के साथ बनाना है। देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहला काम यहां से T2 बाई T1 पकड़ो, ये तो बाद में निपट लेंगे। तो T2 बाई T1 1 माइनस ईटा1। सिमिलरली T3 बाई T2 लो 1 माइनस ईटा2। समझ गए। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें T2 पहली फुर्सत में निकल जाएगा, T3 बाई T1 की वैल्यू आ जाएगी जिसको हम फाइनल एफिशिएंसी में यूज कर लेंगे। तो प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो T3 बाई T1 1 माइनस ईटा1 टाइम्स 1 माइनस ईटा2। अब फाइनल एफिशिएंसी ओवरऑल एफिशिएंसी हो गई 1 माइनस T3 बाई T1। तो 1 माइनस T3 बाई T1 की वैल्यू डाली 1 माइनस ईटा1 टाइम्स 1 माइनस ईटा2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 माइनस, इसको ओपन करो, 1 माइनस ईटा1 माइनस ईटा2 प्लस ईटा1 ईटा2। 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ईटा1 प्लस ईटा2 माइनस ईटा1 ईटा2। ये ओवरऑल एफिशिएंसी होगी। था ना मजेदार सवाल, नया टाइप का बिल्कुल सवाल। ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है। तो अब आपका सीरीज कॉम्बिनेशन भी पूरा परफेक्ट तैयार हो गया। अब आप इसमें भी हर तरीके की चीज जानते हो। आगे चलते हैं। ओके नेक्स्ट आपका, हाँ ये थोड़ा देखने में आसान है पर कैलकुलेटिव है। 45 सेकंड से 1 मिनट का टाइम मैंने दिया। तो मैं इसको रोक रहा हूं। देखो जनरली इस तरीके का न्यूमेरिकल थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ जाता है अपने कंपटीशन में। ये बोला एफिशिएंसी इज 1/6। तो 1/6 इक्वल्स टू 1 माइनस टी सिंक बाय टी सोर्स। फिर ये बोल रहा है इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सिंक बाय 65 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सिंक के टेम्परेचर को 65 से रिड्यूस कर दिया, सोर्स को एज इट इज रखा, देन न्यू एफिशिएंसी बिकम्स 1/3। तो ये 1/3 हो गई। हमें फाइंड आउट करके दो टेम्परेचर ऑफ सिंक। तो टी सिंक बताना है हमें, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा भाई। इस इक्वेशन को पहले इधर सिंप्लीफाई करते हैं। तो टी सोर्स उधर भगाओ, बाय 6 इक्वल्स टू टी सोर्स माइनस टी सिंक। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ गया टी सिंक इक्वल्स टू 5/6 टी सोर्स। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। हमें किसका टेम्परेचर निकालना है? सिंक का। तो हम सोर्स के टेम्परेचर को आगे पुट कर देंगे। ओके फिलहाल यहां से इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, सेकंड इक्वेशन को। तो 1/3 या टी सोर्स डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू, इसको इधर लगाओ, टी सोर्स माइनस टी सिंक प्लस 65। अच्छा अब इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है तो इसको इधर लाओ, टी सिंक माइनस 65 इक्वल्स टू 2/3 टी सोर्स। देखा, देखने में लग रहा था कि बहुत आसान है, हम जल्दी से उड़ा देंगे, बट कैलकुलेशन हमें टाइम ले रही है करने में। ओके हम वैल्यू डालते हैं यहाँ से टी सोर्स की, पुट कर दो। तो टी सिंक माइनस 65 2/3 टाइम्स 6/5 टी सोर्स। तो ये बना 4/5, लगाओ इधर। तो ये बनेगा टी सिंक बाय 5 इक्वल्स टू 65। तो टी सिंक का वैल्यू 65 इंटू 5 और ये आ जाएगा 325 यूनिट। ध्यान रखना केल्विन में आएगा, सेंटीग्रेड में डाल देना। तो ये जो भी टेम्परेचर पढ़ते हैं वो केल्विन के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये आपका किसका प्रॉब्लम है? रेफ्रिजरेटर। करो अटेम्प्ट, 45 सेकंड का टाइम।
तो इसको मैं रोक रहा हूँ। देखो रेफ्रिजरेटर में उल्टा प्रोसेस चलता है, सिंक से हीट लेता है, सोर्स को रिजेक्ट करता है। तो इसका सिंक हो गया ये, सोर्स हो गया ये, तो हीट रिजेक्टेड बाय हीट एब्जॉर्ब, तो रिजेक्ट करता है सोर्स को 303 को, एब्जॉर्ब करता है सिंक से तो 273। सही है, हमारी इक्वेशन तैयार हो गई। अब ये बोल रहा है फॉर 1 जूल वर्क हीट गिवन बाय आउटर सराउंडिंग, तो पहले इक्वेशन लिख देते हैं। तो इसमें रेफ्रिजरेटर में रिजेक्टेड ज़्यादा होता है और एब्जॉर्ब कम होता है, तो वर्क डन की वैल्यू हो गई क्यू रिजेक्टेड माइनस क्यू एब्जॉर्ब। हमें पता करना है हीट गिवन बाय सराउंडिंग यानी रिजेक्टेड हीट कितनी होगी, तो एब्जॉर्ब की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं। वर्क की वैल्यू 1 हो गई, तो क्यू रिजेक्टेड माइनस ये बना 273 बाय 303 क्यू आर। ठीक है, तो 1 यहाँ पर ये आ गया, डिफरेंस लोगे तो ये कितना बनेगा 273 और 303 0, और इधर आ गया हमारे पास 9 में से 7 गया 2। ठीक है, तो रिजल्ट हमारे पास आ गया 20 डिवाइडेड बाय 303 और इधर क्यू आर। ठीक है, अब हम इसे कर लेते हैं सिंप्लीफाई, देखते हैं ये हमारा आंसर कितना बन रहा है। 20 क्यों, ये 30 आएगा, सॉरी, तो ये हमारे पास 30 आ जाएगा। तो क्यू आर का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 303 बाय 30, तो 10.1 जूल। तो रिजेक्टेड हो गई सराउंडिंग को 10.1 जूल, नियर बाय में आंसर देखोगे तो हमें 10 जूल मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका रेफ्रिजरेटर का प्रॉब्लम। अब आप देखो एक एक चीज़ शुरू से आखिरी तक हमने सिर्फ कुछ टाइम में कवर कर ली। ठीक है ना, हमने कैलोरीमेट्री भी कर लिया, थर्मल एक्सपेंशन भी कर लिया, रेडिएशन और कंडक्शन भी कर लिया, केटीजी और थर्मो भी कर लिया। तो पूरा का पूरा चैप्टर आपका मज़ेदार रिवाइज हो गया। अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर के जो टेस्ट जो मैंने दिया हुआ है उसके पूरे प्रॉब्लम लगाने हैं लास्ट ईयर की तरह। इसमें भी इंपॉर्टेंट सब कुछ है। ठीक है ना, 1-2 प्रॉब्लम नहीं टिक करा रहा, सारे के सारे प्रॉब्लम आपको कंप्लीट करने हैं ताकि बढ़िया सी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है ना, तो आप जम के प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच।